हर तरफ रंगों का मेला था। एक हलचल सी हर तरफ मची थी। कुशादा सरसब्ज़ लॉन में स्टेज पर अलीज़े दुल्हन बनी बैठी थी। हर आने जाने वाली नज़र सजावट को देखकर खैसा हो रही थी। बहुत से फूलों और हल्की सी लाइटिंग से की गई सजावट रात के इस पहर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फूलों की खुशगवार महक फिजा में फैली थी। अपना ब्रेसलेट बांधने की कोशिश करते हुए हया जल्दी से कमरे से निकली। सब लॉन में मौजूद थे। उसे देर हो गई थी तैयार होने में। तेजी से बाहर से आता हुआ आदिल हया को देख ना सका। वो जो अपने ब्रेसलेट में उलझी अंधाधुंध चली आ रही थी, आदिल से टकरा गई। हया उससे टकरा ना जाए इसलिए जल्दी से उसने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए। हया के दोनों हाथ आदिल के सीने पर जम से गए, लेकिन आदिल तेजी से आने की वजह से खुद को संभाल ना सका और इस नाजुक सी लड़की से बुरी तरह टकरा गया। हया को लगा था वो खुद को संभाल लेगी, लेकिन बुरा हुआ। उसके लंबे से गरारे का जो उसकी हील में आ गया और वो पीछे होने के चक्कर में स्लिप हो गई। लेकिन आदिल ने इसे बरवक्त थाम लिया था। बस वो एक लम्हा था। आदिल उस लम्हे में कैद हो गया। वो हया पर झुका। उसकी नकाब से नजर आती आंखों में इतना महब था कि इसे एहसास तक ना रहा कि उसके मुकाबिल लड़की जो सिर्फ उसके सहारे ज़मीन पर गिरने से रुकी थी, वो खश्मगीन नज़रों से इसे घूर रही थी। लेकिन आदिल तो बस उसकी आंखों में खो सा गया था। ऐसी आंखें उसने आज तक ना देखी थी, या शायद इतने करीब से कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। हया से मज़ीद ज़ब्त ना हुआ उसने आदिल को धकेलकर खुद से दूर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हया गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स पर बरस पड़ी। आदिल इससे पहले अपनी सफाई में कुछ कहता, हया गुस्से से बाहर लॉन में चली गई। स्टेज पर अपने साथ खड़ी लड़की से बात करती वो नकाब वाली लड़की आदिल को सबसे अलग लगी थी। वो नकाब वाली लड़की स्टेज से उतरकर उसके पास आने लगी तो आदिल थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वो कब से उसे ही देख रहा था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस लड़की ने उसे नोट किया है। वो कब से उसे देखते हुए सोच रहा था कि ये कौन है, ख़ानदान की है तो पहले देखा क्यों नहीं। जैसे ही वो लड़की करीब आई, आदिल को कुछ देर पहले पहले होने वाली उसके साथ टक्कर याद आ गई, लेकिन वो लड़की करीब आकर आदिल के साथ खड़े तकी से कुछ कहकर चली गई और एक निगाह भी आदिल पर ना डाली। तकी, ये लड़की कौन है? आदिल ने तजस्सुस से पूछा। तुम्हें नहीं पता? ये मेरे चाचा की इकलौती बेटी है, हया नाम है इसका। तकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पहली बार ऐसे रुकने आई है ना इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं जानते। अच्छा, रुकने आई है? आदिल कुछ सोचकर मुस्कुराया। पूरे फंक्शन में आदिल हया को चोरी चोरी देखता रहा। ये उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जो उसे अच्छी लगी थी। चेहरा वो देख नहीं सका नकाब की वजह से, लेकिन फिर भी वो इसे अच्छी लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसके सर्कल में ऐसी कोई लड़की नहीं थी। मायों का फंक्शन ख़त्म होने के बाद सारी लड़कियां कमरे में मौजूद मेहंदी लगवा रही थी। आदिल अपने कज़न के कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसे हया की आंखें याद आ जाती। इन आंखों में इसे ऐसी पाकीज़गी दिखी थी जो आज तक वो किसी की आंखों में नहीं देख सका था। इसे खबर भी ना हुई कि हया कब उसके दिल में समा गई थी। क्यों आखिर बार बार उसका ख्याल क्यों आ रहा है मुझे? आदिल सोने की नाकाम कोशिश में झला गया था। यार आदिल, तुम इतनी जल्दी सो रहे हो? शादी वाले घर में चलो मेरे साथ। हया सबा के मेहंदी लगा रही थी। सबा और तकी दोनों हया के ताया के बच्चे थे। तकी उससे 3 साल बड़ा था। सबा और हया की उम्र में कुछ महीने का फ़र्क था, इसलिए इन दोनों में बचपन से गहरी दोस्ती थी। एक ही घर में रहने की वजह से सबा के ननियाल से भी मिलना जुलना था, और अलीज़ा सबा की खाला की बेटी थी। इन तीनों में अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए अलीज़ा ने ख़ास तौर से हया को भी शादी पर रुकने के लिए कहा था। और हया के ना चाहते हुए भी सबा इसे यहाँ ज़बरदस्ती ले आई थी, क्योंकि इतने दिन तक वो हया के बगैर नहीं रह सकती थी, ये सोच कर भी कि वो घर में अकेली बोर होगी। मेहंदी की रात है, इतनी खामोशी क्यों? अलीज़े के भाई ने कहा, और आदिल वहीं सोफे पर बैठ गया। लड़कों का पूरा ग्रुप इस कमरे में आ चुका था। हया ने महसूस किया कि आदिल इसे मुसलसल देख रहा है, तो वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। जिसने मेहंदी लगवानी हो कमरे में आ जाना, मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूँगी। वो कहकर जल्दी से कमरे में चली गई, क्योंकि वो मज़ीद आदिल की नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आदिल से टकराना और उसके बाद बार बार उसका यूँ देखना हया को खटका था। वो आदिल को बाकी लड़कों की तरह ही समझती थी, फ्लर्ट। हया बेड पर लेटने ही लगी कि अचानक लाइट चली गई और इसे अंधेरे से खौफ आता था। वो ऐसे ही सर पर दुपट्टा लेटे बाहर की तरफ भागी। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अंधेरे की वजह से अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि सब जिस कमरे में है वो कहाँ है। हया अंधेरे में ही आगे बढ़ती रही। अचानक ही सामने से कोई मोबाइल टार्च ऑन किया आ रहा था। सबा, क्या तुम हो? हया ने जल्दी से पूछा। आदिल ने मोबाइल उसके चेहरे से हटाया। वो ना अनजाने में ही सही, लेकिन हया का चेहरा देख चुका था। नहीं, मैं आदिल, आदिल ने झिझकते हुए कहा। हया ने लड़की की आवाज़ सुनी तो याद आया उसने नकाब नहीं किया हुआ। उसने जल्दी से हाथ से मुंह पर दुपट्टा रख लिया, और मुमकिन था कि वो देखता ही रहता, लेकिन हया के पूछने पर ही मोबाइल अपने चेहरे के सामने कर लिया ताकि वो पहचान सके।
और हया उसे पहचानकर घबरा सी गई। उसकी शोलाबार निगाहें वो कैसे भूल सकती थी जब वो इस पर झुका इसे देख रहा था। लाइट चली गई थी इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा था। आदिल ने वजाहत देना ज़रूरी समझा। असल में वो हया के वहाँ मौजूद ना होने पर वापस कमरे में जा रहा था, लेकिन हया से इस तरह सामना होने पर वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो हया को डरता हुआ देखकर वहीं खड़ा हो गया। शायद कोई उठा नहीं जनरेटर चलाने के लिए। आदिल को उसकी खामोशी से उलझन होने लगी और साथ ही दूर कमरे से गानों की आवाज़ें आ रही थी। हया बस शायद कहकर फिर खामोश हो गई। आदिल ने महसूस किया शायद उस टक्कर की वजह से वो गुस्से में है अभी तक। आई एम सॉरी, आदिल ने माजरत की। हया ने नासमझी से उसे देखा। मैंने आपको जानकर हाथ नहीं लगाया था, मेरा बैलेंस आउट हो गया था और आपको बस गिरने से बचाया मैंने। मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। हया को वो लम्हा याद आया तो इसे एहसास हुआ वो वाकई गिरने वाली थी। इट्स ओके। उसके लहजे में कुछ था जिसकी वजह से आदिल ने सुकून की सांस ली। मतलब गुस्सा ख़त्म? आदिल ने सोचा। मेरा नाम आदिल है, मैं अलीज़े का ताया का बेटा हूँ। आदिल ने खुशगवार लहजे में अपना तारुफ कराया। हया ने सोचा, अब ये तारुफ चाह रहे हैं जनाब? हया नाम है मेरा, सबा की कज़न हूँ, उसने सादा से लहजे में कहा। अपने नाम की तरह हैं आप? आदिल के मुंह से बेसाख्ता निकला और हया ने उसे हैरत से देखा, फिर नजरें चुरा ली। जनरेटर ऑन हो गया था। हया ने आदिल को थैंक्स कहा इतनी देर अंधेरे में साथ खड़े रहने के लिए और फौरन अपने कमरे में आ गई। क्या बात है, इस बार कैसे यहाँ रुक गए तुम? आदिल के कज़न ने पूछा। आदिल कभी भी किसी शादी के घर में नहीं रुकता था, वो सिर्फ फंक्शन अटेंड करता था। बस यार इस बार सोचा तुम गरीबों पर थोड़ा रहम कर दूं, आदिल ने मासूमियत से कहा। उसके कज़न ने आदिल के मुंह पर कुशनदेह मारा। आदिल क्यों रुका था वो नहीं जानता था, बस मायो का फंक्शन ख़त्म होने के बाद उसका घर जाने को दिल नहीं किया। शायद हया को मज़ीद देखना चाहता था। हया अपना नाश्ते लिए रूम में जा रही थी जब आदिल की आवाज़ आई जो हया से मुखातिब था। एक कप चाय मिल जाएगी? हया ने पहले हैरत से आदिल को देखा, फिर सबा को। सबा थोड़ा मुस्कुरा दी। न चाहते हुए भी हया ने उसके लिए चाय बनाई और उसके पास रख कर रुकी नहीं, फ़ौरन कमरे में चली गई। आदिल ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। यार क्या चल रहा है, मुझे भी कुछ बताओ, सबा ने शरारत से हया से पूछा। हया ने मसनूई गुस्से से उसे देखा। कुछ भी नहीं, हया ने उकताकर कहा। ऐसे कैसे कुछ नहीं आदिल भाई, और किसी लड़की से बात करें, वो भी खुद मुखातिब करके, और चाय बनाने को कहे, ये कुछ भी नहीं है। आदिल भाई से बात करने के लिए लड़कियां तरसती हैं, लेकिन वो नज़र उठाकर भी नहीं देखते। मुझे तो हैरत है इस बार वो कैसे शादी पर रुके, सबा ने हैरत से कहा। नज़र उठाकर नहीं, पूरा घूरते हैं तुम्हारे आदिल भाई। हया ने बेख्तियार ही ये जुमला कहा और सबा को अपनी हंसी पर इख्तियार ना रहा। बस भी करो, कौन सा लतीफ़ा सुनाया है मैंने, हया झुंझलाई। मतलब मेरा शक ठीक था कि वो वाकई तुम्हें देखते हैं। सबा की आंखों में एक अलग चमक थी। बस करो सबा, बहुत फजूल बोलने लगी हो तुम, हया ने मुंह बनाया। एक एक करके सारी गाड़ियां जा रही थी। सबा हया हया की सबा की भाभी सारा रह गई थी। यार कौन लेकर जाएगा हमें, यही ना रह जाए हम, सबा ने परेशानी से कहा। मोहतरमा थोड़ी और देर कर लेता, दुल्हन से ज़्यादा टाइम तो तुमने लगाया, हया ने भी झुंझलाते हुए कहा। अच्छा बस करो लड़ना, देखो आदिल आया है शायद, भाभी ने दूर से देखते हुए आदिल को पहचानने की कोशिश की। अरे आप लोग, आदिल ने बस एक नज़र हया पर डाली, हमेशा की तरह नकाब में, लेकिन फिर भी वो आदिल को दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन लगी। जी आदिल भाई, तकी भाई ने आना था, वो अब तक नहीं आए, सबा ने परेशानी से कहा। ठीक है आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं कुछ भूल गया था वो लेकर आता हूँ। आदिल रूम में आया, लेकिन कुछ नहीं था जो लेने आया था। जो था वो नीचे इस वक्त गाड़ी में बैठी थी। आदिल ने पूरे हाल में हया को ढूंढा, वो नहीं दिखी, सबा भी नज़र नहीं आई, तो वो समझ गया वो घर पर ही है, बस उन्हें लेने पहुँच गया। रात में खाना खुलते ही सब खाने में मसरूफ़ हो गए। हया बाकी कज़न्स की तरह मेहमान नवाजी में लगी थी कि अचानक ही आदिल उसके पास आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। आपने खाना खाया, आदिल ने पूछा। नहीं, बाद में खा लूँगी। हया को उसका यूँ पूछना अजीब लगा। आप इधर आए, आदिल ने उसे इशारे से एक तरफ आने को कहा। हया ने नासमझी से उसे देखा। मैंने कहा मेरे साथ आएँ या हाथ पकड़ कर ले जाऊँ, आदिल ने इतनी संजीदगी से कहा कि हया मजबूरन उसके पीछे चलने लगी। उसने हाल के ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला और कहा, आप खाना खा लें, यहाँ आराम से, कोई नहीं आएगा, मैं बाहर ही हूँ। हया ने आंखों में हैरत लिए उसे देखा। मैं खा लूँगी बाद में। हया को समझ न आया वो क्या करे। कब? सब चलते फिरते कुछ न कुछ खा रहे हैं, आप भूखी रह जाएंगी। मेहमान हैं आप भी, ख्याल करना फ़र्ज़ है हमारा, आदिल ने बात बनाते हुए कहा। हया ने कुछ मज़ीद कहना मुनासिब न समझा और रूम में चली गई और खाना खाकर बाहर निकली तो आदिल वहीं खड़ा खड़ा था। इसे थैंक्स कहकर सबा के पास चली गई। रात जब सोने लेटे तो हया ने सोचा सब कुछ सबा को बता दें, क्योंकि कभी भी दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया था, हर छोटी बड़ी बात शेयर की थी। सबा सो गई? हया ने आहिस्ता से पूछा। नहीं, कहो इतनी रात को कौन सा अहम मसला दरपेश आ गया कि तुम ना खुद सो रही हो ना मुझे सोने दोगी, सबा ने उसे छेड़ा। दफ़ा हो, हर वक्त सोती रहना, जाओ सो जाओ, कुछ नहीं कहना, हया ने गुस्से से चादर सर तक ओढ़ ली।
अरे अरे, नाराज़ क्यों होती हो? बताओ जल्दी से, इससे पहले कि कोई और भी हमारी खुफिया मीटिंग में शरीक हो जाए। सबा का कहना था। हया ने उसे जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया। यार, क्या वाकई ऐसा है? सबा इतनी आवाज़ से बोली कि 2-3 लड़कियों ने उठकर उसे घूरा। उफ, मतलब आदिल भाई तुम्हें पसंद करने लगे हैं? सबा ने आहिस्ता से हया के कान में कहा। क्या? नहीं, इस बार चीखने की बारी हया की थी। सबा की कज़न ने कहा, तुम लोग कौन सी हॉरर कहानी सुना रही हो? चुप भी करो और सोने दो। सबा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और करवट बदल कर सो गई, लेकिन हया की नींद उड़ चुकी थी। क्यों ना आज कहीं बाहर चले? वलीमा तो कल है, आज तो सब फ्री हैं। सुबह नाश्ते पर आदिल ने अलीसे के भाई से कहा। सबने रजामंदी जाहिर कर दी। आदिल हया से बात करना चाहता था, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। कल रात भी बेचैनी में गुजरी। उसने सोच लिया था वो हया से बात कर लेगा, इसलिए बाहर का प्लान बनाया। हया, जल्दी से तैयार हो जाओ, सबा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? हया ने सबा से पूछा। सब बाहर जा रहे हैं, चलो तुम भी, सबा ने मजीद कुछ ना कहा। जब वो गाड़ी में बैठी तो पता चला वो गाड़ी आदिल की है। वो चाहकर भी गाड़ी से ना निकल सकी। सबा इसे पूरे रास्ते तंग करती रही, लेकिन वो संजीदा रही। मौसम बहुत खुशगवार था। लहरों से उठता शोर, सुबह की खामोशी में और ठंडी हवा जो दिलो दिमाग को सुकून बख्श रही थी। कितना सुकून मिल रहा है ना सबा? हया आंखें बंद किए ताज़ा हवा ले रही थी। हाँ, सुकून तो बहुत है यहाँ। आदिल की आवाज़ पर हया ने झटके से आंखें खोली। सबा भाभी के साथ आगे वॉक कर रही है। हया भी उसके पीछे जाने लगी। आप मुझसे इतना भागती क्यों हैं? आदिल उसका इरादा भांपते हुए जल्दी से बोला। कौन मैं? मुझे क्या ज़रूरत है आपसे भागने की? हया अनजान बनते हुए बोली। फिर रुकती भी तो नहीं मेरे पास। आदिल ने शिकवा कुन्हा नज़रों से उसे देखा। हया को इस बात की तवक्को ना थी। वो सबा से आदिल की बहुत तारीफ़ें सुन चुकी थी, लेकिन उसे सब झूठ लग रहा था। हया को लगा उसकी भी बाकी लड़कों की तरह फ्लर्ट करना आदत है। आपने जवाब नहीं दिया। आदिल ने हया को खामोश देखकर पूछा। आपने मुझे यहाँ और कितने लड़कों से अब तक बात करते देखा है? मैं किसी से बात नहीं करती। आप इतने अहम भी नहीं कि आपसे बात करूँ। हया ने तड़क कर जवाब दिया। तो इसका मतलब बात करने के लिए अहम होना ज़रूरी है। चले यही सही। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। और हया को उसका यह अंदाज भी दिल फेंक लगा। वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। वलीमे में जाने के लिए सब तैयारी कर रहे थे। सबा इस बार जल्दी तैयार होकर कमरे से जा चुकी थी। हया भी बस निकल रही थी। उसका ब्रेसलेट नहीं लग रहा था। यार सबा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस ब्रेसलेट को तो बंद करो। मजाल है जो कभी मुझसे लग जाए। हया झुंझलाते हुए ब्रेसलेट बंद करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, कर देता हूँ। हया दरवाजे की तरफ पलटी तो आदिल दरवाजे पर खड़ा था। हया के उसकी तरफ पलटते ही वो बस यकटुक हया को देखता ही रहा। उसने कभी सोचा नहीं था कोई लड़की नकाब में भी इतनी हसीन लग सकती है। हया ने आदिल को जब उसकी इस तरह उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो घबरा कर कहने लगी। वो, मैं समझी, सबा है। आपको बुलाने आया था। गाड़ी में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हया जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। आपका ब्रेसलेट? घबराहट में हया के हाथ से ब्रेसलेट गिर गया और जब तक आदिल इसे उठाकर देता वो बाहर जा चुकी थी। आदिल ने मुस्कुराते हुए अपने कोट की पॉकेट में डाल दिया। एक दिन ही अपने हाथों से पहनाऊंगा। मामा, बहुत तंग किया है ना मैंने आपको शादी के लिए, अब और नहीं। आप भी तैयारी शुरू कर दें। आदिल ने प्यार से अपनी मामा के कंधों पर हाथ फैलाकर कहा। क्या सच कह रहे हो बेटा? शाइस्ता बेगम ने खुशी और हैरत से अपनी इकलौती औलाद को देखा जो इन्हें सबसे अजीज था। उसके मुंह से निकली कोई बात वो रद्द नहीं करती थी। आखिर आदिल था ही इतना फर्माबरदार और ख्याल करने वाला। जी मामा, सच कह रहा हूँ, उसने फर्माबरदारी से कहा। तुम्हारे लिए लड़कियां देख देख कर थक चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आती, उन्होंने मायूसी से कहा। आपको अब ज़रूरत नहीं, आपका काम मैंने आसान कर दिया है। आप मिलना चाहेंगी उससे? आदिल मासूमी से बोला। हाँ, क्यों नहीं। कौन है? क्या इस शादी में आई हुई है? इन्हें हैरत हुई कि आदिल ने खुद से लड़की कैसे पसंद कर ली। इसे कभी दिलचस्पी नहीं रही इन सब चीज़ों में। वो देखना चाहती थी आखिर वो कौन है जिसे आदिल ने पसंद किया है। मामा मामा देखे, वो रही, वो नकाब में वो खड़ी है, सबा के साथ। आदिल ने हल्के से इशारे से बताया। शाइस्ता बेगम को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उनका बेटा ऐसी लड़की चाहता था। तभी किसी एक लड़की के लिए भी वो राजी ना हुआ। और सब हसीन से हसीन तर थी, लेकिन आदिल की पसंद ये थी। आप उसे आवाज़ देना, वो आ जाएगी। मैं जा रहा हूँ। आदिल जानता था वो उसके सामने ज़्यादा बात नहीं करेगी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम खुद तारुफ करा देना मेरा, शाइस्ता बेगम ने कहा। नहीं मामा, वो मुझे देखेगी तो यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुकेगी। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? शाइस्ता बेगम ने पूछा। मामा, सिर्फ मैं ही पसंद करता हूँ। वो आपकी इस हैंडसम से बेटे को देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे क्या, किसी लड़के को देखना पसंद नहीं करते। अपने नाम की तरह है हयादार। मुझे बस यही चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए हो, जिसका हुस्न सिर्फ मेरे लिए हो, जिसे कोई दूसरा मर्द देख ना सके। वो हया को अपनी आंखों के हिसार में लेता हुआ सब कह रहा था। उसकी मामा को यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा वैसा नहीं है, वैसा नहीं जैसे उसके सर्कल के दूसरे लड़के हैं। ठीक है, मैं खुद बात कर लेती हूँ। आदिल चला गया। शाइस्ता बेगम हया के पास आ गई। वो और सबा दोनों किसी बात पर हंस रही थी। इन्हें देखकर खामोश हो गई।
सबा ने सलाम में पहल की, फिर हया ने सलाम किया। सबा से पहले भी मुलाकात होती रहती थी, इसलिए सबा उन्हें जानती थी। हया, ये आदिल भाई की मम्मा है। हया ने एक नज़र शाइस्ता बेगम के पीछे से गुजरते आदिल पर डाली, जो इसे देखकर मुस्कुराता हुआ निकल गया, और शाइस्ता बेगम इन दोनों से बातों में मसरूफ़ हो गई। शाइस्ता बेगम ने जिससे भी वहाँ हया के बारे में पूछा, सब ने ही उसकी तारीफ़ की। शाइस्ता बेगम सबा की मामा से इस सिलसिले में कुछ कहना चाह रही थी, जब ही सबा आ गई। मामा चलें, बाबा बुला रहे हैं। शाइस्ता बेगम भी उनके साथ बाहर तक आई। हम सब एक गाड़ी में कैसे जाएंगे? भाभी ने तकी भाई से सवाल किया। ड्राइवर को बुला लेते हैं, तायाजान ने कहा। इतनी रात को ड्राइवर कैसे आएगा? सो रहा होगा बेचारा। आप आदिल के साथ चले जाएं, शाइस्ता बेगम ने कहा। सबा और हया ने एक दूसरे को देखा। नहीं भाभी, आप क्यों परेशान कर रही हैं बच्चे को? हम बुलवा लेते हैं ना ड्राइवर को। ताई जान ने बहुत प्यार से उन्हें मना किया, लेकिन वो भी आदिल की मम्मा थी, आखिर इन्हें ज़बरदस्ती आदिल के साथ भेज दिया। रास्ता खामोशी से गुजरा। घर पहुंचकर तायाजान ने उसका शुक्रिया अदा किया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उसने हया को देखा। हया ने एक नज़र आदिल पर डाली। इससे पहले कोई आदिल को ऐसे देखता, वो जल्दी से घर के अंदर चली गई। मम्मा, आप कब जाएंगी हया का हाथ मांगने? आदिल ने बेचैनी से अपनी मम्मा से पूछा। बेटा चले जाएंगे, कल ही तो वलीमे से आए हैं। अब क्या आज ही रिश्ता लेकर पहुंच जाऊं? शाइस्ता बेगम बेटी की बेचैनी पर मुस्कुरा दी। आप नहीं जानती, बस आदिल से सब्र नहीं हो रहा था। इसे हया को देखने की आदत हो गई थी। रात भर इसके बारे में सोचता रहा, और सुबह जब वो नजर ना आई तो वो बेचैन हो गया। आप जल्द अज जल्द हया के घर जाएं। इतने में आदिल का मोबाइल रिंग करने लगा और वो बाहर चला गया। उफ हया, बहुत याद आ रहा है सब, अब दिल नहीं लग रहा यहाँ। सबा ने हया के कमरे में आकर बेड पर उसके पास गिरते हुए कहा। हया किसी सोच में गुम थी। हया, क्या आदिल भाई के ख्यालों में खोई हो? उसने शरारत से पूछा। पागल हो गई हो? मैं क्यों उसके बारे में सोचने लगी? जिंदगी में उससे ज़रूरी और भी बहुत कुछ है, हया खफगी से बोली। जैसे क्या? सबा ने फिर शरारत की। हया आदिल के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन सबा से कहने की हिम्मत ना हुई। यार हया, कल आदिल भाई की मामा को देखा था, तुम्हारा तो पूरा बायोडाटा ही निकलवा लिया हमसे, वो कहकर ज़ोर से हंसी। यार मुझे कुछ अजीब सा लगा। हया ने अपनी तशवीश का इजहार किया। हाँ मुझे भी लगा, फिर ख्याल आया कहीं लड़की की माँ ही तो तुम्हारी दीवानी ना हो गई हो, खुद ही रिश्ता लेकर पहुंच जाए। सबा ने उसे छेड़ा। हया ने ज़ोर से कुशन उसके मुंह पर मारा। मजाक ना करो, ये सब हो गया तो तुम जानती हो क्या होगा, हया परेशानी से बोली। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, आदिल बेचैन रहने लगा था। इसे हर जगह हया नजर आती थी, आंखें बंद करने पर भी और जागती आंखों से भी। इसे अंदाजा भी ना हुआ ये पसंदीदगी कब मोहब्बत में बदल गई, या पहली नज़र की मोहब्बत हो चुकी थी। सारी जिंदगी लड़कियों से दूर रहने वाला बस एक लड़की के लिए दीवाना हो रहा था, जिसे वो ठीक से देख भी ना सका था। हया और सबा दोनों एक शॉपिंग मॉल के फूड कार्ट में बैठी वहां आने वाले कपल्स पर तबसरे कर रही थी और हंस रही थी। यही उनका पसंदीदा मशगला था। अपनी बोरियत दूर करने यहाँ आ जाती थी। कॉलेज ख़त्म हुए साल होने वाला था, इसलिए दोनों फारिग ही रहती थी। हेलो गर्ल्स, कैसी हो? दोनों ने चौंक कर देखा। पीछे अहमद खड़ा था। वो हया के सामने वाली चेयर पर सबा के बराबर बैठ गया। सबा उठकर फ़ौरन हया के बराबर में आ बैठी और गुस्से से मुंह फेर लिया। इतने दिनों से तुम गायब थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हया। घर भी गया था लेकिन तुम नहीं थी। अहमद भाई, हम शादी में गए हुए थे, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था, सबा ने नागवारी से कहा। हया, कुछ तो कहो, तुम्हारी आवाज़ सुनने को भी तरस गया हूँ। अहमद ने सबा को नज़रअंदाज करते हुए तरसे हुए लहजे में कहा। यार कुछ गालियाँ ही सुना दो इसे, सबा ने उसके कान में आहिस्ता से कहा, और दोनों ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। खाला कैसी हैं और घर में सब कैसे हैं? हया ने अहमद से पूछा। बोले भी तो दूसरों का हाल अहवाल जानने के लिए, मेरे बारे में नहीं पूछोगी? अहमद ने शिकवा किया। आप हमारे सामने हैं, आपके बारे में पूछकर क्या करना? सबा ने फिर से लुकमा दिया। आदिल अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉल आया हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी तो वो सकते में रह गया। हया उसके सामने थी, वो भी एक लड़के के साथ। उसे अपनी आंखों पर यकीन आया, उसके माथे पर बल पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। आदिल ने हया को घूर कर सलाम किया। सबा और हया ने रुकती सांसों से एक दूसरे को देखा और सलाम का जवाब दिया। अहमद ने पहले आदिल को देखा, फिर इन दोनों को। आपने कहा था आप तो किसी लड़के से बात नहीं करती, फिर ये एक अदर लड़के के साथ यहाँ कैसे? आदिल खुद को रोक ना सका और पूछ बैठा। इन दोनों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। अहमद के सामने आदिल ने इस लहजे में ऐसी जो बात कर दी थी। अहमद ने गुस्से से आदिल को देखा और खड़ा हो गया। कौन हो तुम? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? सबा पहले होश में ही और जल्दी से कहा। आदिल भाई के अहमद भाई हैं, हया के खाला के बेटे, और आदिल भाई मेरे कज़न हैं। सबा ने अहमद को घूर कर देखा तो वो खामोश हो गया। आदिल भाई आप यहाँ? सबा ने पूछा। बस अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, जा रहा हूँ। उसने हया को देखा जो कब से नसें झुकाए बैठी थी, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। ये किस किस्म का इंसान है, कैसी बदतमीजी से बात कर रहा था। अहमद आदिल के जाने के बाद गुस्से से बोला। सबा को गुस्सा आया अहमद के इस लहजे पर, लेकिन हया ने खामोश रहने को कहा। थोड़ी देर बाद अहमद चला गया, लेकिन हया अजीब सी कैफियत में मुब्तला रही। क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ?
हया को अपने कानों पर यकीन न आया कि ये आदिल की आवाज़ है। उसने अपनी आंखों में हैरत लिए अपने सामने खड़े आदिल को देखा। सबा ने सर अस्पात में हिला दिया। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था। आदिल ने शर्मिंदा होते हुए हया से कहा। लेकिन हया ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, किस हक से गुस्सा आया था आपको? ऐसे कैसे आप मेरे किरदार पर उँगली उठा सकते हैं? आदिल ने सोचा भी ना था हया इस बात को इतना सीरियस लेगी। हया, क्या कह रही हो तुम? आदिल भाई के कहने का वो मतलब नहीं था। सबा ने इसे समझाना चाहा। जो भी मतलब था, इन्हें कोई हक नहीं पहुँचता मेरे बारे में इस तरह की बात करें। हया ने सर्द लहजे में कहा। हक आपको वक्त आने पर पता चलेगा। आदिल जुबानी लहजे में बोला। हया उसकी बात सुनकर तेजी से उठी और वहां से चली गई। सबा भी उसके पीछे भागी। आदिल इसे दूर तक जाता देखता रहा। घर आकर वो बहुत परेशान रहा। हया के बारे में वो कुछ गलत कैसे सोच सकता है? उसे अपनी सोच पर गुस्सा आने लगा और मामा के पास चला गया। मम्मा, आप कितनी देर करेंगी? मम्मा, कितनी देर करेंगी? और कहीं वो किसी और की ना हो जाए, कोई और उसे ना। आदिल ने बात अधूरी छोड़ दी। बेटा, अल्लाह ने हया को तुम्हारे नसीब में लिखा होगा तो कोई तुमसे इसे नहीं छीन सकता, शाइस्ता बेगम ने नरमी से कहा। लेकिन आप, शाइस्ता बेगम ने उसकी बात काटते हुए से बताया कि हम कल ही हया के घर जाएंगे, सारी तैयारी हो गई है। आदिल की आंखें खुशी से चमकने लगी। सच मम्मा, आप इस दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा हैं। आदिल ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। हया अपने रूप में परेशान सी खिड़की के पास खड़ी आज जो कुछ हुआ सोच रही थी। यार, कभी इस कमरे से बाहर भी निकल जाया करो, इस कमरे से बाहर की दुनिया भी है। जब से उस शादी से आई हो इतनी गुमसुम रहने लगी हो। सबा कमरे में आते ही शुरू हो गई। सबा, कभी हमने एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ तुम्हारे सामने। और आज जैसे आदिल ने हक वाली बात की, मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। हमारे बुरे दिन ना शुरू हो जाए। हया ने तशवीश का इजहार किया। अल्लाह ना करे कि बुरा वक्त आए। माना कि तुम्हारी छठी ही बहुत तेज है, नजूमी भी क्या पेशगोई करेगा जो तुम करती हो। सबा ने उसकी बात हवा में उड़ा दी। हया, हया, हया की बच्ची, उठ भी जाओ, ये कौन सा वक्त है सोने का? सारे गधे घोड़े बेचकर सोई हो क्या? नीचे जाकर देखो, तुम्हारी पेशगोई दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। सबा फूले हुए सांस के साथ उसके कमरे में और यकीनन वो भागती हुई आई थी। हया को नींद से जगाकर इस पर तो जैसे बम गिरा दिया था। क्या मतलब सबा? क्या कह रही हो? सांस ले लो, फिर पहले फिर बताओ ढंग से। हया के कुछ समझ में ना आया। हया, नीचे आदिल भाई के मामा पापा आए हैं। और क्या? जल्दी बोलो सबा। सबा सांस लेने को रुकी तो हया की सांस रुकने लगी। और वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं आदिल भाई के लिए। हया को लगा वाकई बम गिरा हो इस पर। जिसका डर था वही हुआ। हया की रोने वाली हालत थी। अब क्या होगा? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हया रूहान सी हो गई। सबा की खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था उस कैसे उसे हौसला दे। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हादिया बेगम ने हैरत से कहा। क्यों नहीं हो सकता? हमें आपकी बेटी हया बहुत पसंद है। हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या कोई कमी है हमारे आदिल में? शाइस्ता बेगम ने परेशानी से कहा। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं। आपका बेटा बहुत लायक और अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ताया जान ने जवाब दिया। फिर क्या वजह है, क्यों ये रिश्ता नहीं हो सकता? आदिल के पापा ने पूछा। क्योंकि हया की मंगनी हो चुकी है 1 साल पहले ही उसके खाला के बेटे अहमद से। हया के बाबा ने जवाब दिया। मामा बताए ना क्या जवाब दिया उन लोगों ने? आदिल से सब्र नहीं हो रहा था, वो वापसी में खुद लेने आया था। शाइस्ता बेगम खामोशी, उनकी हिम्मत ना थी अपने बेटे का दिल तोड़ देती। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ था कि आदिल ने कुछ मांगा हो और वो इसे दे ना सके। बेटा, ध्यान से ड्राइव करो, घर जाकर करते हैं ना बात। पापा के कहने पर वो खामोशी से ड्राइव करने लगा और उसके मामा पापा इस सोच में पड़ गए कि हकीकत कैसे बताए। घर पहुंचते ही आदिल ने फिर वही बच्चों की तरह जिद शुरू कर दी। मामा बताए ना क्या जवाब दिया? मना नहीं किया होगा। आई एम श्योर आपके बेटे में आखिर किस चीज़ की कमी है? वो बहुत यकीन से बोला। शाइस्ता बेगम और वहाज साहब एक दूसरे को देखने लगे। शाइस्ता बेगम ने हिम्मत जमा करते हुए कहना शुरू किया। बेटा, तुम में कोई कमी नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है। मैं समझा नहीं मामा, आप क्या कहना चाह रही हैं? आदिल बेचैन हुआ। बेटा, हया की मंगनी उसके कज़न से हो चुकी है, अहमद से। आदिल को लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। उसने गुस्से से पास रखे कीमती वज़ को ज़मीन पर दे मारा। उसके वालिदैन उसकी इस हरकत पर हैरान और परेशान से उसे देखते रह गए। मैंने कहा था कि वो मेरी है। पहली बार ज़िंदगी में मैंने किसी लड़की को पसंद किया, और वो भी। वो दुख से बोला। बेटा, उससे अच्छी बहुत लड़कियां हैं, तुम क्यों परेशान होते हो? शाइस्ता बेगम का दिल दहलने लगा। उन्होंने आदिल को कभी गुस्सा करते नहीं देखा था। नहीं मामा, मुझे बस वही चाहिए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं हया को किसी और का नहीं होने दूंगा। वो टूटे हुए वाज के कांच के टुकड़ों पर चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। शाइस्ता बेगम उसके पीछे गई, क्योंकि उसके पैरों से खून रस रहा था, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और लाख पीटने पर भी ना खोला। आदिल के पापा ने जबरान को कॉल करके फ़ौरन घर आने को कहा था। जी अंकल, आपने बुलाया, सब खैरियत होगी? शाइस्ता बेगम की आंखों में आंसू देखकर वो घबरा गया। बेटा, तुम आदिल के सबसे करीबी दोस्त हो, तुम्हारी सुनता है, तुम इससे बात करो, दरवाज़ा नहीं खोल रहा वो। आखिर हुआ क्या है? ऐसा कुछ तो बताएं। जबरान मजीद परेशान हो गया। वहाज साहब ने सारी बात उसे बता दी। आदिल, दरवाज़ा खोल यार, देख तक तो दरवाज़ा जब तक तू दरवाज़ा नहीं खोलेगा मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। सारी रात इसी दरवाजे पर खड़ा रहकर गुजार दूँगा।
हया बताओ कि ये सब क्या है? उस लड़के की फैमिली तुम्हारा रिश्ता लेकर क्यों आई है? सच-सच बताओ क्या बात है? हादिया बेगम बहुत गुस्से से हया से सबके सामने पूछने लगी। चाची इसमें इसका क्या कसूर है? हम सब भी साथ हैं वहाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। सारा भाभी ने हया के हक में बात की। बिल्कुल हम सब साथ-साथ रहे। आदिल ने कभी ऐसा कुछ ज़ाहिर नहीं किया। हो सकता है शादी में उसके मम्मा-पापा को पसंद आ गई हो। तकी भाई ने भी उसकी हिमायत की। सबा और हया डरी सहमी खामोश खड़ी थी। वो तो ये सोच रही थी अगर इन लोगों को कल आदिल और अहमद वाली मुलाकात का पता चल गया तो क्या होगा? आदिल दरवाज़ा खोलकर वापस बेड पर आकर बैठ गया। क्या हाल बनाया हुआ है अपना तुमने? जिब्रान ज़मीन पर जगह-जगह खून देखकर घबरा गया और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी बैंडेज करने लगा। छोड़ दो, दिल पर जो ज़ख्म लगे इस पर कैसे मरहम लगाओगे? आदिल ने टूटे हुए लहजे में पूछा। अफ़सोस है मुझे कि ये सब कुछ मुझे अंकल से पता चला। इतना फ़ासला हमारे दरमियान कब आ गया जो तुम मुझसे राज़ रखने लगा? जिब्रान ने गिला किया। मैं सब कुछ बताने ही वाला था तुम्हें। कब? जिब्रान ने उसकी बात काटी। खैर जो हो गया सो हो गया, अब मजरू बनने की ज़रूरत नहीं। हमेशा जो चीज़ तुझसे तूने पसंद की वो तुझे मिली और यह मामला लड़की का है और फाइनली तुझे कोई लड़की तो पसंद आई। फिर ऐसे कैसे जाने देंगे? सब्र कर, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। जिब्रान ने उसे हौसला दिया। वो मुझे पसंद भी करती है या नहीं? कहती है किसी लड़के से बात नहीं करती, लेकिन कल उस आदिल कुछ सख्त अल्फाज कहते-कहते रुका। मैंने खुले अल्फाज़ों में ना सही लेकिन अपनी पसंदीदगी का इज़हार तो किया था। क्या वो इतनी ही मासूम थी कि समझ ना सकी या फिर मुझे ही इग्नोर कर रही थी उस इंसान के लिए? क्या वो उसके लिए पर्दा करती है, उसकी वजह से सबसे दूर रहती है? मेरा दिमाग फट जाएगा सोच-सोच कर। आदिल ने अपना सर हाथों में ले लिया। मोहब्बत में एतबार ही ना हो तो वो मोहब्बत किस काम की? एतबार करना सीखो। अपने पास से अंदाज़े लगाने से बेहतर है खुद बात करो, जो होगा वो सब सामने आ जाएगा। जिब्रान ने हमेशा की तरह मुखलिस दोस्त होने का सबूत दिया और आदिल को हया से बदज़न होने से बाज़ रखा। सब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में सबा? हया ने रोते हुए सबा की तरफ देखा। कुछ दिन से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी शर्मिंदगी की वजह से। कुछ ना करते हुए भी वो मुजरिम बन गई थी। हया पर सबको ही बहुत मान था। वो कभी किसी कज़न से भी ज़रूरत के अलावा बात नहीं करती थी, लड़कों से हमेशा दूर रहती थी। हया के पापा को उस पर फ़ख्र था, लेकिन आज उसे लग रहा था जो इज़्ज़त वो सँभालती आ रही थी वो आज खाक में मिल गई। उसके पापा का मान टूट गया। हया क्यों ऐसा सोचती हो? कोई तुम्हें गलत नहीं समझ रहा था कि भाई ने बात सँभाल ली है। आखिर वो लोग भी तो गए थे, सबके सामने है सब कुछ। तुम सोच-सोच कर खुद को क्यों हल्कान कर रही हो? लाख कोशिश पर भी हया का मूड ठीक ना हुआ तो सबा ने बहुत मिन्नतों के बाद उसे बाहर चलने पर राज़ी कर लिया। किसी को एतराज़ ना था। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस हया के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यार तुम ड्राइविंग क्यों नहीं सीख लेती हया? सबा ने कार ड्राइव करते हुए हमेशा की तरह फिर वही सवाल किया, उसका मूड चेंज करने के लिए। मैं तुम्हारे इस सवाल की मुंतज़िर थी। आखिर क्यों सीखूं? तुम्हें आती तो है ना, बस काफ़ी है। हया ने कंधे उचका दिए। हया बस करो डरना, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो मैं भी तो कर रही हूँ ना। क्या मुश्किल है बताओ ज़रा? कल को अगर मैं किसी मुश्किल में हुई, बीमार हुई तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा? सबा ने इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। घर में जैसे तुम्हारे अलावा किसी को ड्राइविंग नहीं आती, हया ने हंसते हुए कहा। सबा ने दिल में ही शुक्र अदा किया कि इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। तुम सारे बहाने बना लेना, लेकिन देखना तुम भी मैं तुम्हें इस ड्राइविंग सीट पर बिठाकर रहूँगी, सबा ने हतमी तौर पर कहा। तुम ख्वाब देखती रहना बस उस दिन के। हया ने उसका मज़ाक उड़ाया। वैसे ड्राइविंग सीट पर बिठाना ख़्वाहिश है तुम्हारी तो गाड़ी साइड में रोको, तुम्हें बैठकर दिखा देती हूँ। फिर दोनों के कहके गाड़ी में गूंज उठे। 2 घंटे हो गए हैं हमें, थक गया हूँ ड्राइव कर के। खुद तो तुम मज़े से बैठे हो, जिब्रान बेज़ारी से बोला। अगर मेरे पाँव के ज़ख्म ठीक होते तो तुम्हें इतनी ज़हमत ना देता। आदिल उसकी हालत से महसूस हुआ। हम वैसे ही इतने दिन बर्बाद कर चुके हैं। आज मौका हाथ आया है तो गाड़ी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। जिब्रान को खौफत होने लगी। रुक जाएगी कहीं ना कहीं तो, तुम बस चलाते रहो। आदिल ज़ेरे लब मुस्कुराया। देख भाई अब और नहीं कर सकता मैं, इतनी देर से ये लड़कियां सड़कों पर फिर रही हैं, आखिर जाना कहाँ है उन्हें? वो झुंझलाया। कहीं नहीं, आदिल ने सुकून से कहा। क्या मतलब कहीं नहीं? वो उछला। लॉन्ग ड्राइव पर हैं दोनों, आदिल ने तसल्ली से कहा। क्या लड़कियां भी लॉन्ग ड्राइव पर जाती हैं? जिब्रान ने हैरत से आगे वाली गाड़ी को देखा जो कुछ फासले पर थी। ऐसा करो तुम गाड़ी उनके बराबर ले चलो, मैं खुद पूछ लेता हूँ उनसे ये बात। आदिल को उसके हाल पर हंसी आने लगी। दोस्ती की खातिर क्या क्या करना पड़ता है। इतने दिन से उस घर के सामने खड़े रहे, आज सड़कों पर सवार हो रहे हैं। जिब्रान बुड़बुड़ाया। तुम ड्राइव करते नहीं थकती क्या? इतनी देर हो गई, अब घर चलो, इससे पहले कि घर से कॉल आ जाए। हया उकता गई। तुम्हें पता है मेरा एक ही शौक है ड्राइविंग, और मैं मज़ीद कुछ देर और कर सकती हूँ, लेकिन घर जाना भी ज़रूरी है, वरना चाची जान ने हमारी क्लास ले लेनी है। वैसे एक बात बताओ, वो इतनी हिटलर सी क्यों है? सबा ने मुंह बनाया। हया ने उसे घूरा। अब ऐसी भी बात नहीं, मामा तुम्हें ज़्यादा लगती हैं क्योंकि ताई जान ऐसी नहीं। हया ने सफाई पेश की। शुक्र है मामा ऐसी नहीं, वरना मेरा क्या होता? सोचो, मेरा तो दम घुट जाता। दो हिटलर के होते हुए हम घर के बाहर कदम भी नहीं निकाल सकते थे। सबा को सोचकर ही वहशत होने लगी। अपनी बातों में मगन इन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी गाड़ी का पीछा हो रहा है
और वो कोई और नहीं, आदिल और जिब्रान कर रहे हैं। कहाँ रह गई थी दोनों? तुम्हें पता है चाची जान ने पूछ-पूछ कर मेरी जान आधी कर दी। घर में घुसते ही सारा भाभी शुरू हो गई। मैंने कहा भी था सबा जल्दी चलो, अब भुगतना मुझे पड़ेगा। हया परेशान हो गई। भाभी आपसे कहा भी था कि संभाल लिया करे, हमें देर हो जाएगी तो। सबा ने आहिस्ता से भाभी से सरगोशी की कि कहीं चाची जान ना सुन ले कि भाभी उनकी ऐसी हरकतों में उनका साथ देती है। जहाँ चाची जान हिटलर थी वहाँ उनकी प्यारी सी भाभी थी जो उनकी ऐसी हरकतों पर पर्दा डालती थी। मतलब अब कल फिर यहाँ की ड्यूटी देनी है? जिब्रान ने उलझ कर उसे देखा। तो और क्या, अगर तुम नहीं आना चाहते तो नाव में ड्राइवर को साथ ले आऊँगा, जब तक खुद ठीक नहीं हो जाता। आदिल हया के घर को देखते हुए बोला। मेरी जगह अब तुम ड्राइवर को दोगे? यही अहमियत है बस मेरी? यार दोस्ती में इतना तो चलता है ना? आदिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मासूम चेहरा बनाकर बोला। कुछ दिन ऑफिस से गायब रहो और घर भी टाइम पर ना जाओ, घर वालों को शक होने लगे कि मैं किसी लड़की के चक्कर में हूँ। सारा दिन इस घर के बाहर फारिग लोगों की तरह घर देखते रहो, फिर सड़कों पर ख़वार हो, सारा दिन भूखे, ये सब काम करो और दोस्ती में इतना चलता है बस? जिब्रान खफकी से बोला। अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है, सीधे से क्यों नहीं कहते चलो खाना खाने चलते हैं? आदिल अपनी हंसी ना रोक सका उसका चेहरा देखकर। हया कहाँ हो? सबा तकरीबन भागती हुई उसके कमरे में आई। यहीं हूँ मैं, इन्हें कहाँ जाना है? उसने बेजारी से कहा। मेरे बगैर भागने का सोचना भी मत, सबा फौरन बोली। खैर बताओ तुम किस काम से हवा के घोड़े पर सवार होकर आई थी? फिर कुछ हो गया क्या? हया ने मुंह बनाते हुए पूछा। हैदर तुम्हें कब से कॉल कर रहा है लेकिन तुम पता नहीं किसके ख्यालों में खोई हुई हो। तुम्हें खबर ही नहीं, उसने परेशान होकर मुझे कॉल की। एक सांस में सबा ने कहा। क्या हैदर की कॉल थी? उफ मेरे अल्लाह, उसने जल्दी से मोबाइल उठाया। अब कोई फ़ायदा नहीं, कुछ देर बाद वो खुद करेगा। सबा ने उसे कॉल बैक से रोका। वैसे किसके ख्यालों में खोई रहती हो आजकल? कहीं आदिल भाई को तो नहीं सोचती? नाम मत लो उसका, नफरत है मुझे उससे। हया को अचानक गुस्सा आ गया। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? सबा को इसकी बात से झटका लगा। क्या किया? ये तुम पूछ रही हो? देखा नहीं तुमने उसने रिश्ता भेजकर कैसे मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मैं वो ज़िल्लत कभी नहीं भूलूंगी। मामा ने कैसे सबके सामने मुझसे आदिल के बारे में पूछा, तुम सोच नहीं सकती। मैंने खुद को कितना गिरा हुआ महसूस किया। उसकी आंखें नम हो गई। वो हक पर थे, इन्हें तुम अच्छी लगी इसीलिए रिश्ता भेज दिया, तुमसे फ्लर्ट तो नहीं किया। इन्हें क्या पता था कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? सबा ने उसका दिल साफ करना चाहा। मैं कुछ नहीं जानती लेकिन जो हुआ मेरे साथ हुआ, मुझे शर्मिंदा होना पड़ा सबके सामने। उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ना। कैसे कह सकती हो वो ठीक है? तुम जानती हो तुम पहली लड़की हो जिसे पसंद किया उन्होंने। रिश्ता भेजना मामूली बात नहीं, इन्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। और बात इतनी बड़ी नहीं थी, चाची जान ने बढ़ाई क्योंकि इन्हें अपना भांजा ज़्यादा अजीज़ है, वो नहीं चाहेंगी तुम्हारी शादी कहीं और हो जाए। उन्होंने अपनी बहन को ज़ुबान दी है। सबा ने उसे आईना दिखाया। ऐसी बात नहीं है बाबा, ताया जान सबको बुरा ऐसी बात नहीं है बाबा, ताया जान सबको बुरा लगा। तुम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह सकते हो लेकिन हकीकत कुछ और है। कैसी हकीकत? हया कुछ उलझ गई उसकी बातों से। मैंने भाई बाबा और चाचा जान को बातें करते सुना। भाई कह रहे थे काश हमारी हया की मंगनी ना हुई होती। आदिल से बेहतर कोई नहीं हो सकता हया के लिए। बाबा ने भी भाई की हिमायत की। चाचा जान को भी आदिल के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। कोई तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचता सिवाय चाची जान के। तो बेहतर होगा तुम इस गिल्ड से बाहर निकल आओ। हया बेयकीनी से उसे देखती रही। सुबह तुम जानती हो मैं क्या सोचती रहती हूँ? वो खिड़की के पास खड़ी बाहरी आसमान में देखते हुए कहने लगी। मुझे आदिल की इस खामोशी से डर लग रहा है। उसकी आंखों में कुछ था जब उसने कहा था हक आपको वक्त आने पर पता चलेगा। वो जुनून मैंने उसकी आंखों में देखा था इसलिए मैं वहाँ से चली आई और अब जब ये सब हो गया उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो ये खामोशी किसी आने वाले तूफान का एहसास दिला रही है। बस मैं इन्हीं सोचों में गुम रहती हूँ कि अब क्या करेगा। जो मुझे एक लड़के के साथ बैठा देकर इतना गुस्सा कर सकता है वो किसी और से मंगनी का सुनकर खामोश कैसे रह सकता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सबा ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। वैसे तुम्हारी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम आदिल भाई की मोहब्बत पर यकीन कर चुकी हो। हैदर के मोबाइल पर कॉल आने लगी तो बातों का सिलसिला वहीं रुक गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हैदर? मैं ठीक। सॉरी मैंने तुम्हारी कॉल नहीं देखी। नहीं नहीं, मैं रूम में ही थी, बस पता नहीं चला। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम हैदर तुम आ जाओ, मैं बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। उसकी आवाज़ रंध गई। नहीं सब ठीक है, बस तुम याद आते हो, तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी वापस आ जाओ। हया खुद को रोने से रोक न सकी। सबा ने जल्दी से मोबाइल हया से छीना। नहीं हैदर कुछ नहीं हुआ। वो तो बस पागल है, तुम्हें पता तो है इसका, तुम परेशान ना होना। अच्छा अब बाद में बात करेंगे। चाची जान बुला रही हैं, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना। सबा ने फ़ोन बंद कर दिया। तुम क्या करने जा रही थी? पागल हो गई हो? इसे ज़रा भी भनक पड़ी वो पहली फ्लैट से सब कुछ छोड़कर आ जाएगा। तुम चाहती हो ऐसा? वो अपना फ्यूचर बनाने गया है, उसे परेशान ना करो, वो वक्त पर आ जाएगा। सबा उसे डपटते हुए बोली। वो खामोश हो गई। सबा मुझे लाइब्रेरी जाना है, प्लीज़ चलो ना। हया उसके रूम में पिछले आधे घंटे से उसकी मिन्नतें कर रही थी। यार कैसी दोस्त हो तुम? मैं बीमार पड़ी हूँ, तुम्हें लाइब्रेरी की बड़ी हद है। सबा खफकी से बोली। हल्का सा बुखार ही तो है लेकिन मुझे आज आज लाजमी जाना है। कुछ बुक्स वापस करनी है, कुछ इशू करानी है। प्लीज़ प्यारी बहन होना, चलो मेरे साथ।
तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। इसी दिन के लिए तुमसे ड्राइविंग सीखने का कहती थी, लेकिन तुम अब जाओ किसी टैक्सी या रिक्शे में। सबा ने जले पर नमक छिड़का। वो पैर पटकती उसके कमरे से चली गई। उसे नहीं याद कि आखिरी बार वो अकेली कब घर से निकली थी। हमेशा सबा साथ होती थी। रोड पर किसी टैक्सी टैक्सी या रिक्शे के इंतजार में धूप से बेहाल हो रही थी। दोपहर का वक्त था। गर्मी की वजह से रोड खाली पड़े थे। इतने में उसके करीब एक गाड़ी आकर रुकी। एक लड़का गाड़ी से निकला। चेहरे पर रुमाल बांधा था। हया के मुंह पर कपड़ा रखा मजबूती से, और वो जो अचानक से हमले से संभल ना सकी, उस लड़के के हाथों में झूल गई। उसने बेहोश हया को गाड़ी में डाला और तेजी से गाड़ी निकल गई। हया की जब आंख खुली तो अनजान जगह पर खुद को पाया। उठने की कोशिश पर उसका सर चकरा गया। दरवाजा खुलने पर एक लड़का अंदर आया। हया ने महसूस किया उसके चेहरे पर नकाब नहीं। जल्दी से उसने नकाब लगाया। अंदर आने वाले का चेहरा देखकर हया सकते में रह गई। आदिल। जिब्रान उठो, उठ जा यार, आज मौका हाथ लग गया। जिब्रान गाड़ी में सो रहा था जब आदिल ने हया को अकेले घर से बाहर निकलते देखा और प्लान बना लिया। जिब्रान ने मना किया कि खतरा हो सकता है, लेकिन आदिल ने उसकी एक ना मानी, और जब रोड खाली देखा तो हया को बेहोश करके एक फ्लैट में ले आया। आदिल ने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया ताकि बेहोशी में सांस लेने में मसला ना हो, लेकिन जब नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो बेख्तियार उसके चेहरे के करीब हाथ पहुंच गया, लेकिन वो खुद को रोक गया। वो उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था। वो मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत करता था। फिर उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं और क्यों मुझे घर जाना है अभी? हया बेड से उतरने लगी कि उसे चक्कर आ गया। संभल कर। आदिल आगे बढ़ा। दूर रहे मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी ना करना। हया ने खुद को मजबूत ज़ाहिर करना चाहा, वरना अंदर से वो इतनी ही खौफज़दा थी। मैंने आपको हाथ भी लगाया है और अपनी बाहों में भी उठाया था। हैदर मुस्कुराया। हया को जैसे सांप सूंघ गया। वो सांस लेना ही भूल गई। आंखें आंसुओं से भरने लगी। आप इतने घटिया भी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा था शायद आप बाकी लड़कों से मुख्तलिफ है। सबा दिन रात आपकी तारीफ करती थी, लेकिन आप, मुझे नफरत है आपसे। वो रोते हुए जो मुंह में आ रहा था कह रही थी। आदिल ने सख्ती से उसे बाजुओं से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं चाहता तो आपका बेहोशी में अच्छे से फ़ायदा उठा सकता था, और अब भी यहाँ आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, इज्जत भी करता हूँ, अपनी इज्जत समझता हूँ। यहाँ सिर्फ कुछ बात करने के लिए लाया हूँ। क्या आप अहमद को पसंद करती हैं? उसने अपने हाथों की गिरफ्त उसके बाजू पर और मजबूत कर दी। मामा को पसंद है वो। मामा चाहती है मेरी शादी अहमद से हो। हया बमुश्किल बोल सकी। मैंने आपका पूछा है क्या आपके हया घर में दाखिल होते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी। सबा इस वक्त अपने कमरे से निकली थी। इसे ऐसे भागते देखकर खुद भी उसके पीछे लगी। हया बताओ मुझे क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? तुम चली जाओ और दोबारा इस कमरे में ना आना। हया गुस्से से बाय उतारती इस पर धाड़ी। सबा को यकीन ना आया कि हया ने उससे इस लहजे में बात की। वो भी ये घिनी से उसे देखती रही। हया मैं साथ नहीं गई थी तो तुम मुझसे इतनी नाराज हो गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमसे कहा ना चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हया ने रोते हुए कहा। तुम रो रही हो, क्या हुआ है? मुझे कुछ तो बताओ। किसी ने कुछ कहा है? लाइब्रेरी में कुछ हुआ? लाइब्रेरी जाने की नौबत ही कहाँ आई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सबा तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से बोली। ठीक है, मैं चाची जान को बुला कर लाती हूँ, वो खुद पूछेगी तुमसे कि क्या बात है, क्यों रो रही हो। सबा दरवाजे की तरफ बढ़ी। हया ने तड़प कर उसे रोका और इससे लगकर रोने लगी। सबा का दिल डूबने लगा। सबा ने रूम लॉक किया, टीवी ऑन किया और वॉल्यूम हाई कर दिया। बचपन से ही दोनों को जब भी कोई अहम बात करनी होती वो ऐसा ही करती थी, ताकि बाहर कोई दरवाजे पर कान लगाकर भी सुने तो इसे खबर ना हो कि अंदर कौन से अहम मसले पर बात हो रही है। अब बताओ क्या हुआ? सबा ने उसे बेड पर बिठाते हुए पानी दिया। उसने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और सारी बात सबा को बता दी। क्या आदिल भाई ने ये सब किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे कोई और कहता मैं कभी यकीन न करती, लेकिन ये तुम कह रही हो, फिर भी मुझे यकीन करने में दुश्वारी हो रही है। सबा का मुंह हैरत से खुला रह गया। बहुत करती थी तुम उसकी तारीफें, ये है उसकी असलियत। देख ली तुमने, मुझे नफरत हो रही है उसे। पता नहीं क्या किया होगा उसने मेरे साथ, मैं तो होश में भी नहीं थी। सबा, वो फिर रोने लगी। रो नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तुम क्यों इतना गलत सोच रही हो? कुछ करना होता तुम्हारे होश में आने के बाद भी हो सकता था, लेकिन वो वाकई तुम्हारी इज्जत करते हैं। सबा ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। तुम अभी उस इंसान की हिमायत कर रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या उसने जो कुछ किया वो ठीक किया? बताओ मुझे। आदिल की हिमायत लेने पर वो सबा पर बरस पड़ी। नहीं, मैं हिमायत नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने इतना भी गलत नहीं किया। सोचो, अगर वो अहमद होता आदिल भाई की जगह, तुम्हें लगता है तुम सही सलामत घर आ सकती थी? सबा को ना चाहते हुए भी कहना पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का सबा? वो हैरत से सबा को देखने लगी। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन ऐसा ही है। तुमने कभी अहमद की आंखों में देखने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में, उसकी नज़रों में वो पाकीज़गी नहीं जो आदिल भाई की आंखों में नजर आती है। बुरा मत मानना, लेकिन वो भूखी नज़रों से तुम्हें देखता है। वो तुम्हें क्या, वो मुझे भी वैसे ही देखता है। माफ़ करना, आज ये हकीकत तुम्हें बताना पड़ रही है मुझे। सबा को आज सच बोलना ही पड़ा। तो अब ये जासूसी ख़त्म समझूं? जिब्रान ने सुकून का सांस लेते हुए पूछा। अगर तुम ये काम मज़ीद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आदिल मुस्कुराया। तुम क्यों मुझे बेरोज़गार करवाओगे? जिब्रान मसनूई दुख से बोला। बेरोज़गार नहीं रहोगे अब तुम।
तुम्हें इतनी अच्छी जासूसी तो आ ही गई होगी कि सीआईडी में जॉब मिल ही जाएगी तुम्हें। आदिल ने अपनी हंसी रोकी। बकवास बंद करो, अब तुम्हारा काम तो हो गया, अब क्या करना मजीद चौकीदारी करके। जिब्रान झुंझुलाया। सिर्फ कहने से क्या होता है मेरे भाई, अभी तो इस शादी को होने से रोकना भी है, कुछ तो हाथ होना चाहिए ना। आदिल कुछ सोचते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में, कुछ बताना पसंद करोगे? जिब्रान को तजस्सुस हुआ। मेरे भाई मंगनी खत्म करवानी हो तो इसके लिए क्या करते हैं? दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। तुम हमेशा यही पूछती थी ना, मुझे अहमद इतना बुरा क्यों लगता है, उसका नाम सुनकर मेरे हलक तक कड़वा क्यों हो जाता है, यही वजह है यार। मैं तुम्हें बताकर भी क्या करती, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि शादी से इनकार करो, चची जान के खिलाफ जाओ। इसीलिए ये सब बताकर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब आदिल भाई ने तुम्हें पसंद किया तो सच कहो मैंने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। अहमद तुम्हारे लायक नहीं, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी उसके साथ। तुमने पहले क्यों कुछ नहीं कहा सबा? क्या मैं तुम्हारा यकीन ना करती, हम हैदर को सब बता देते, वो ज़रूर हमारी मदद करता। क्या तुम चाहती हो मैं उसे इन मसलों में उलझा दूँ? वो वापस आ भी जाता, तब भी चची जान के सामने उसकी नहीं चलती। वो ज़ुबान की पक्की, हर हाल में शादी करेंगी। सबा अफ़सोस से बोली। मैं हैदर को सब कुछ बता दूँगी, जो होगा देखा जाएगा। हया फैसलाकुन लहजे में बोली। नहीं हया, वो जब तक आएगा बहुत देर हो चुकी होगी और वो कुछ नहीं कर सकेगा। सबा मायूस हो गई। रात खाने के बाद सबा ऊपर ही आ गई। आज जो हुआ था वो हया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों कोई मूवी देखने में मगन रूम लॉक किए बगैर बैठी कि अचानक दरवाज़ा धाड़ से खुला और अहमद सामने था। दोनों ने सबसे पहले सर पर दुपट्टे बांधे और सबा गुस्से से चिल्लाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बगैर नॉक किए आने की? वो सबा को नज़रअंदाज करता हया की तरफ बढ़ा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे होते हुए किसी और की तरफ निगाह उठाकर कैसे देखी तुमने? कौन सा इश्क लड़ा कर आई हो? तुम मेरी हो समझी, अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल दो, वरना क्या? पहले ये बताइए आपकी इतनी ज़रूरत कि इस तरह मेरे कमरे में दाखिल हो? हया ने बात काट दी। इतने में तकी भाई कमरे में चले आए। तुम मेरी होने वाली बीवी हो समझी, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ आ सकता हूँ, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं मुझे। अहमद बहुत तैश में था, गुस्से में बहुत कुछ बोल गया। अभी शादी नहीं हुई और मैं भी ज़िंदा हूँ अपनी बहनों की हिफाज़त के लिए। तकी भाई ने सबा और हया को देखा जिनकी आंखों में पानी भरा था। तकी का खून खोल उठा। हया और सबा में कभी फ़र्क नहीं समझा मैंने, लेकिन शरीयत में हम नामहरम हैं एक दूसरे के लिए। कभी मैं इस तरह उसके कमरे में नहीं आया क्योंकि वो शरई हिजाब करती है। और तुम होते कौन हो? तकी ने खुद को इस पर हाथ उठाने से रोका। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी हद ना भूलो तो बेहतर होगा, वरना मुझे अच्छे से आता है हद याद दिलाना। उन्होंने अहमद को तनबीह की। अहमद गुस्से से चला गया और वो दोनों कब से ज़ब्त तकी के सामने फूट-फूट कर रो दी। बस करो अभी, तुम्हारा भाई ज़िंदा है, कोई आँख उठाकर तो देखे तुम्हारी तरफ, देखने लायक नहीं छोड़ूँगा। फिर तकी भाई कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोले, सबा आज से तुम हया के साथ इसी कमरे में रहोगी और रूम लॉक करके रखना। तकी ने शफ़क़त से दोनों के सर पर हाथ फेरा। भाई आपको कैसे पता चला वो ऊपर आया है? सबा ने कुछ सोचते हुए पूछा। इसे पता नहीं कहाँ से आदिल के रिश्ते वाली बात पता चल गई। इसे नीचे में बहुत हंगामा किया और ऊपर आ गया। मैं भी उसके पीछे आया था लेकिन मुझे देर हो गई। तकी भाई अफ़सोस से बोले। कोई बात नहीं तकी भाई, आज आपने उसे जितनी सुनाई वो फिर कभी हिम्मत नहीं करेगा इस तरह आने की। हया ने तकी की अफ़सुर्दगी कम करनी चाहिए। हया पता नहीं चची जान को इसमें ऐसा क्या दिखा जो इतनी कीमती मेरी बहन को उसके हवाले करने जा रही हैं। तकी भाई टूटे लहजे में बोले, अल्लाह कभी अपने बंदों के साथ कुछ बुरा नहीं करता, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, आप परेशान ना हो। हया ने उन्हें तसल्ली दी। उफ़! हमारी ख़्वाहिश पूरी हो गई हया। कितना चाहते थे हमें एक साथ एक रूम में रहना, लेकिन साथ तो क्या, हमारे कमरे तक बराबर-बराबर नहीं थे। हर काम के लिए, हर बात के लिए मुझे ऊपर भागना पड़ता। तुम तो कभी नहीं आई थी, लेकिन ख़ैर अब तो यार मज़े हैं। सब अपने ज़रूरी सामान उसके कमरे में ले आई थी। हाँ, क्योंकि तुम्हें अपने घर में हिजाब लेना नहीं पड़ता, इसीलिए पूरे घर में दनदनाती फिरती हो। हया का मूड ख़राब था। आज फिर उसके किरदार पर उँगली उठाई गई थी और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हया को इसी बात से हुई थी। सबा ने जब इसे इतना अफ़सरदा देखा तो उससे उसकी ये हालत ना देखी गई। मैं कहती थी तुम अपनी पेशगोई अपने पास रखो, कुछ फ़ज़ूल ना बोला करो। देख लो आज जो आदिल भाई ने किया तुम्हारी उस पेशगोई का नतीजा था। सबा उसका मूड ठीक करने लगी। क्या मतलब? हया ने ना समझे से उसे देखा। मैं जो बोलती हूँ क्या वही हो जाता है? जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। टीचर ठीक ही कहती है तुम्हारे बारे में। सबा मुस्कुराई। हया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। यार वही ना, कॉलेज की उर्दू की टीचर, क्या नाम था याद नहीं आ रहा। खैर जो भी था, उन्होंने मुझसे कहा था कि हया की सिक्स सेंस बहुत अच्छा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोग अच्छी सिक्स सेंस वाले देखे हैं, लेकिन उसका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें कैसे पता चला इस बारे में? हया को हैरत हुई सुनकर। क्या होगा, कॉलेज में कोई ना कोई कारनामा। तुम खामोश कब रहती थी? सबा ने कहा। जो भी हो, मुझे जो महसूस होता है बोल देती हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा होता है वो ज़रूर होता है। हया ने कंधे उचकाए। लेकिन तुम्हारी इन बातों ने हमें बहुत बार बचाया है, खबरदार किया है, लेकिन इस बार हमसे चूक हो गई। हमें घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए था, इतना भी कौन सा ज़रूरी काम था जैसे पेपर देना हो तुमने। सबा को फिर से गुस्सा आ गया।
मैं गुस्से में गई थी, मुझे लगा तुम ड्राइविंग सिखाने के लिए सब कर रही हो। हया मिनमिनाई। खैर हमारे वहम-गुमान में भी ना था कि आदिल भाई तुम्हें किडनैप कर लेंगे। वो तो किसी लड़की को आँख उठाकर देखते तक नहीं। सबा फिर हिमायत करने लगी। आँख उठाकर नहीं देखते लेकिन लड़कियों को अगवा ज़रूर करते हैं। हया जलकर बोली। लड़कियों को नहीं सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे इश्क में पागल हो चुके हैं वो पूरी तरह से। सबा एक अदा से बोली। बको मत। हया ने कुशन उसके मुँह पर मारा। और ये बार-बार किडनैप वाली बात मत करो, किसी ने सुन लिया तो बवाल आ जाएगा। हया ने उसे फिर से होशियार किया। हया का मोबाइल रिंग होने लगा। हैदर की कॉल, वो भी इस वक्त। हया ने टाइम देखा और कॉल रिसीव कर ली। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो इस वक्त? कॉल की, सब खैरियत है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है। तुम ठीक हो? अच्छा, मेरी याद? वो क्यों? दिल क्यों घबरा रहा था? नहीं मैं ठीक हूँ। हया की आवाज़ भीग गई। गले में आंसुओं का गोला फंसने लगा। आज जो कुछ हुआ हया को सब याद आने लगा। किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। हैदर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ अहमद के बारे में। हया की आवाज़ मज़ीद भारी हो गई। सबा ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। क्या अकेले-अकेले बातें हो रही हैं, मुझे भूल गए क्या? सबा ने गुस्से से हया को घूर कर देखा और इधर-उधर की बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैंने मना भी किया था इसे कुछ ना बताना, फिर क्यों कर रही हो ऐसा? सबा गुस्से से फट पड़ी। उसे दूर रहकर भी मेरा ख़्याल है, उसे महसूस हो गया कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। हया की आँखें नम हो गईं। हया प्लीज़ खुद को सँभालो, तुम ही तो कहती हो जो नसीब में लिखा होता है वही होकर रहता है, फिर क्यों? सबा नहीं चाहती थी कि वो फिर से रोना शुरू कर दे, क्योंकि जब हम जानते हैं कि क्या गलत हो रहा है तो हम आंखें बंद करके भी नहीं रह सकते। खुद के साथ जुल्म भी एक गुनाह है। दरवाजे पर दस्तक से दोनों उछल कर रह गई। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? दोनों ने एक दूसरे को देखा। डरते डरते हया ने पूछा, कौन है? मैं तकी, दरवाज़ा खोलो, बहुत बहुत आहिस्ता से कहा गया। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। हया ने दुपट्टा सर पर बांधा और दरवाज़ा खोल दिया। वो जल्दी से कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम लोग अब तक जाग रही हो? जी, बस सोने ही लगे हैं, लेकिन आप इस वक़्त सब ठीक है ना? भाभी की तबीयत ठीक है? सबा परेशान हो गई। हाँ, बस क्या बताऊँ, तुम जानती तो हो उसकी तबीयत का। अब दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का। तकी ने बेज़ारी ज़ाहिर की। तो आइसक्रीम खिला दें, क्या मसला है? फ्रिज में होगी। हया ने उन्हें याद दिलाया। नहीं, ख़त्म हो गई और मैडम की ख़्वाहिश है बाहर जाना है, इसलिए सोचा अपनी बहनों को भी साथ ले चलूँ। तकी ने मुस्कुराते हुए दोनों को ऑफ़र की और फिर तकी भाई, सारा भाभी, सबा और हया खामोशी से घर से निकल गए। भाभी, कसम से मज़ा आ गया, इतनी रात को छुपकर बाहर आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। सबा आइसक्रीम खाते हुए बोली। हया को देखो, आइसक्रीम हाथ में आते ही हम सबको भूल जाती है। हेलो मिस, क्या आप हमें जानती हैं? तकी भाई ने शरारत से उसे छेड़ा। क्या तकी भाई, आप जानते हैं मुझे ज़रा सी भी मेल्ट आइसक्रीम नहीं पसंद, इसीलिए सारा ध्यान मेरा खाने पर होता है। हया खाते-खाते बोल रही थी, उसकी आवाज़ पर सबकी हँसी छूट गई। आदिल अपने कमरे में लेटा आँखें बंद किए हया को सोच रहा था। वो चाह कर भी उसे नकाब के बगैर एक नज़र से ज़्यादा नहीं देख सका। आखिर क्या है आप में ऐसा? मैं क्यों पहली नज़र में आपका असीर हो गया हूँ? आपके सिवा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो ख़्यालों में ही हया से मुख़ातिब था। वो एक आम सी लड़की थी, मुझे क्यों ख़ास लगती है? आदिल को बस इंतज़ार था तो उस दिन का, जब वो उसकी होकर हमेशा-हमेशा के लिए उस घर में, उसके कमरे में आ जाए और वो जी भरकर उसे देख सके। तुम क्या तमाशा लगा कर रहे हो? हादिया का फ़ोन आया था। बानो आपा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, अहमद ने ढिठाई से जवाब दिया। सब वहाँ तुमसे सख्त नाराज़ है। ये तो आपको अपनी भांजी से पूछना चाहिए ना, किससे इश्क लड़ा कर आ रही है? अहमद ने गुस्से से दाँत पीसे। हमने इतना सब्र किया और तुम सब पर पानी फेर रहे हो। अब जाओ जाकर माफ़ी माँगो उनसे। माफ़ी? और मैं? कभी नहीं है मैं। अम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी क्या गलती इसमें? वो उछल गया। तुमने तमाशा किया, इसकी क्या ज़रूरत थी? ऐसा लग रहा है आप कुछ नहीं जानती। उसका रिश्ता आया था, वो लड़का हैसियत में मुझसे कहीं बड़ा है। उन लोगों का क्या भरोसा कि वे मंगनी तोड़ दें? अहमद को इस बात का डर था। ऐसे कैसे मंगनी तोड़ देते? ये कोई खेल तो नहीं? बानो आपा तड़क कर बोली। अगर आपकी भांजी ने उससे इश्क लड़ा है तो ये भी मुमकिन हो सकता है। इसीलिए उसकी औकात बताकर आए हैं कि किसी और के बारे में सोचे भी ना। अहमद ने दाँत पीसते हुए कहा। पहले ऐसा ना सोचते हूँ, लेकिन अब तुम्हारी हरकतों उस पर ज़रूर सोच सकते हैं इस रिश्ते के बारे में, इसलिए माफ़ी माँगकर उनका दिल साफ़ करो। एक शर्त पर माफ़ी माँगूँगा, अहमद कुछ सोचते हुए बोला। अब कौन-सी शर्त? बानो आपा परेशान हो गई। आप हया और मेरे निकाह की बात करें, जल्द ही हमारा निकाह हो जाए ताकि जान छूटे, कोई और दावेदार तो नहीं आ सकेगा। अहमद को शादी की इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन हया का जो हुस्न देखकर आ रहा था उसकी नीयत बदल चुकी थी। भाई साहब, गलती हो गई, इसे माफ़ कर दें। क्या करें, जवान खून है, अपनी होने वाली बीवी के लिए ऐसा सुना तो बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। मानो आपा ने आंखों में आंसू लिए दरख्वास्त की। आंटी, जो भी किया, लेकिन इसे कम अज़ कम हया की इज़्ज़त तो करनी चाहिए थी। मेरी बहन ने शरई हिजाब कर दिया, इस तरह कमरे में बगैर इजाज़त लिए कैसे जा सकता है? तकी भाई के माथे पर बल पड़ गए। कहा ना, ये सब गुस्से में था, आइंदा नहीं करेगा। बानो ने अहमद को घूर कर देखा। जी, गलती हो गई, माफ़ कर दे खालू। उसने हाथ जोड़े। ठीक है, लेकिन मेरी बेटी का दिल दुखे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली बार ऐसा हुआ वो माफ़ी के काबिल नहीं होगा। मेहर साहब ने फैसलाकुन लहजे में कहा। आपसे एक गुज़ारिश है, अगर हम उनका निकाह कर दें तो? बानो आपा हादिया बेगम को देखने लगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। दूसरे रिश्ते
आना तो बंद होंगे। किसी के कुछ कहने से पहले हादिया बेगम ने हामी भर ली। तकी और सारा अफसुर्दा रह गए। निकाह निकाह की क्या ज़रूरत है, शादी हो जाएगी ना वक्त पर। मेहर साहब मुतमईन नहीं थे, लेकिन उनकी बीवी की ख्वाहिश पर सर झुकाना पड़ा। हया को जब इस निकाह की खबर मिली तो जैसे कोई बम गिरा हो इस पर। सबा अम्मी को क्या ज़रूरत थी निकाह की हामी भरने की, हैदर को तो आ जाने देती। उसका इंतज़ार करना भी ज़रूरी ना समझा। अपना भांजा इतना अज़ीज़ हो के किसी और की खुशी की फ़िक्र नहीं उन्हें। हया ने दुख से कहा, मैं क्या कहूँ? भाई भाभी भी बहुत उदास है, लेकिन इस मामले में नहीं बोल सकती। चाची जान का तो तुम्हें पता है ना। सबा को जब से निकाह का पता चला था उसकी भी हालत हया से कम ना थी। लेकिन मैं भी ये निकाह नहीं करना चाहती। जितना उसके बारे में सुन चुकी अब मेरे दिल में उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं और ना कभी हो सकती है। हया तुम क्या करोगे फिर? आदिल भाई से बात करें? सबा झिझकते हुए बोली। खबरदार जो इसे कुछ बताया तो ये हमारा मामला है, हम खुद देख लेंगे। हया गुस्से से बोली तो सबा खामोश हो गई। हैदर को जैसे ही निकाह का पता चला उसने कॉल की। मैं क्या कर सकती हूँ? मामा नहीं मानेंगे, बाबा भी खामोश है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हैदर तुम कुछ करो ना, तुम आ जाओ वापिस। हया ने इल्तिजा की। जैसे जैसे निकाह का वो दिन करीब आ रहा था हया की हालत गैर हो रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। हर वक्त अपने कमरे में उदास रहती। घर से तो अब डर कर अकेले निकलना ही छोड़ दिया था, लेकिन सबा से उसकी हालत ये देखी नहीं जा रही थी। हया बहुत हुआ। मैं और तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम खुद कहती हो ना कि अल्लाह अपने बंदों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करता, तो फिर क्यों परेशान होती हो? इसकी ज़ात पर भरोसा रखो, अल्लाह कभी तुम्हें नाउम्मीद नहीं करेगा। चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं, बहुत हुआ। अपनी हालत देखो क्या हाल बनाया हुआ है। सबा ने उसे समझाया। सबा मेरा मूड नहीं है कहीं भी जाने का, प्लीज़ अकेला छोड़ दो। हया बेजारी से बोली। मैं और तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, ऐसा कभी हुआ है जो अब होगा? तुमने मुझे कॉलेज कॉलेज एग्ज़ाम्स में अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं ज़िंदगी के इम्तिहान में अकेला कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? सबा ने शरारत से कहा। हया मुस्कुरा दी। चलो कभी ना छोड़ना मेरा पीछा, तुम तो चिमट कर रह गई। पता नहीं ताई जान कब तुम्हारी शादी करेंगे, कब मेरी जान छूटेगी तुमसे। हया ना चाहते हुए भी बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। क्या तुम इतनी बेजार हो गई हो मुझसे? अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, देखना तुम कहाँ तक बचती हो मुझसे। सबा अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। दोनों फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। सबा ने गाड़ी साइड पर रोक दी। क्या हुआ सबा, ये सुनसान सड़क है। होश में तो हो, गाड़ी क्यों रोक दी? हया परेशान हुई। अब गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगी, थक गई हूँ, वो थके हुए लहजे में बोली। पागल तो नहीं होगी, गाड़ी को ऐसे रास्ते में लाकर खड़ा किया तुमने? सीधी शराफत से चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। हया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब से किडनैप हुई थी वो इतना ही डरने लगी थी। मैंने कहा ना मैं ड्राइव नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, सबा ने इत्मीनान से कहा। तो और कौन करेगा सबा? तुम मेरी प्यारी बहन है, मेरे अलावा इस गाड़ी में सिर्फ तुम हो। सबा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। नो नेवर, मैं क्यों करने लगी? मुझे तो ड्राइविंग आती भी नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें घर जाना है या ऊपर? कहीं भी ले जाओ मेरी जान, चली जाऊंगी खुशी खुशी। सबा इस मकसद से ऐसे रास्ते पर लाई सबा इसी मकसद से ऐसे रास्ते पर लाई थी कि वो ड्राइविंग करने पर मजबूर हो जाए। हया ने जब देखा अब सबा ड्राइव नहीं करेगी तो मजबूरन इसे ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ा। आहा देखो मेरी ख्वाहिश आज पूरी हो गई हया। सबा ने खुद को दाद दी। हाँ और हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो, कलमा पढ़ लो अब। और मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम भी मुझे माफ़ करो अब जल्दी। सबा का कहकर गाड़ी में गूंज उठा। हाँ ठीक है, माफ़ किया, अब गाड़ी चलाओ। सबा को अपनी हंसी रोकना दुश्वार हो रहा था और हया अपना गुस्सा बर्दाश्त कर रही थी। सबा इसे ड्राइविंग सिखा रही थी जब अचानक से सामने से एक गाड़ी आई। उनकी गाड़ी के सामने ब्रेक लगाई। हया ने बमुश्किल गाड़ी को संभाला और सबा ने ब्रेक लगाने में मदद की। थोड़ी देर तो खुद को संभाला, फिर हया ने खा जाने वाली नज़रों से सबा को देखा, फिर सामने से आते हुए शख्स को देखकर हया की सांसें रुकने लगी। आदिल को जब हया के निकाह की खबर हुई तो इसने अपने सामने पड़ी हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे वो अपनी ज़िंदगी मान चुका है वो किसी और की होने जा रही है। इसे एक लम्हे भी सुकून नहीं मिल रहा था। ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। कुछ दिन तो बुखार में मुब्तला रहा। फिर जिब्रान ने इसे थोड़ा हौसला दिया कि हया इसी घर में आएगी तेरी दुल्हन बनकर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब हिम्मत कर और लग जा काम पर। इस बार चाहे मैं रोड पर आ जाऊँ, बेरोज़गार हो जाऊँ, लेकिन जब तक हया इस घर में नहीं आ जाती मैं तेरे साथ हूँ। आदिल इतने दिनों बाद मुस्कुराया था, जिब्रान के गले लग गया। यार तू ही सच्चा यार है, कभी साथ नहीं छोड़ा तेरा, ये एहसान है मुझ पर। इस एहसान का बदला तूने ही चुकाना है। जब मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा तो बस अपने ऑफ़िस में जॉब दिलवा देना मुझे। जबरान ने मिस्किनों वाली शक्ल बनाई। उस दिन से वो दोनों दिन रात बस हया के घर की निगरानी करते कि हया कब घर से निकलती है। लेकिन हाय किस्मत, वो घर से इतने दिनों से निकली नहीं थी। आज जब हया और सबा को घर से निकलता देखा तो आदिल को कुछ सुकून मिला, उनका पीछा शुरू कर दिया। यार देख आज फिर लॉन्ग ड्राइव का मूड लगता है मुझे इनका। जिब्रान को कफ़त होने लगी। जो भी है इंतज़ार करना होगा सही जगह का अब हमें। आदिल ड्राइव करते हुए बोला। और वैसे भी आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ भाई मुझे क्या मसला होगा, लोग इस इश्क में क्या क्या नहीं बनते, लेकिन तुम जासूस बन गए और मुझे भी बना दिया। हाय इस इश्क ने गालिब हमें जासूस बना दिया। जिब्रान ने दुहाई दी। और अब फ़कीर बनने में देर भी नहीं लगेगी। आदिल बेख्तियार हंस पड़ा। ये इस जगह गाड़ी रोकने की वजह पागल तो नहीं होगी लड़कियाँ? आदिल ने उलझकर जिब्रान को देखा।
चल खुद ही जाकर पूछ लेते हैं कि इतनी सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर आप दोनों डाकुओं को दावत दे रही हैं क्या? जिब्रान ने मशवरा दिया। बकवास बंद करो जिब्रान। आदिल को इन दोनों की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। अब पता चला ड्राइविंग सीट पर इतने घंटे बैठे रहने पर मेरा भी यही हाल हुआ था। अब तुम्हें मेरे गम का अंदाजा हो रहा होगा। जिब्रान ने उसे तंग किया। वो देखो कमाल ही कर रही हैं दोनों तो अब। गाड़ी से नीचे भी उतर रही। जिब्रान हैरत से सामने देख रहा था। मतलब अभी इनकी फैमिली को पता चलेगी क्या बेवकूफ़ी करती फिरती है तो कभी गाड़ी लेकर ना निकलने दे। आदिल ने खशमगीन नज़रों से हया को घूरा जो अब ड्राइविंग सीट पर बैठ रही थी। गाड़ी चलाने से तो यही लगता है कभी गाड़ी नहीं चलाई भाभी ने, क्यों? जिब्रान ने अपनी हंसी रोकी। आदिल दांत पीस कर रह गया। अब मैं इन्हें बताता हूँ कि यहाँ ऐसे सुनसान सड़क पर क्या कुछ नहीं हो सकता। आदिल ने अपनी गाड़ी सबा की गाड़ी के सामने ले जाकर रोकी और गुस्से से निकलकर उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। हया ने बमुश्किल गाड़ी को संभाला। आदिल को सामने देखकर हया खौफज़दा हो गई। सबा प्लीज़ कुछ करो, मुझे यहाँ से ले चलो। अगर इसने फिर कोई हरकत की तो? सबा परेशान होकर गाड़ी से निकली। अरे आदिल भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ऐसे गाड़ी के सामने अचानक क्यों आए? हया पहली बार ड्राइव कर रही थी, एक्सीडेंट हो जाता तो? सबा ने खफा होते हुए कहा। और भी बहुत कुछ हो सकता है यहाँ तो। आदिल ने गुस्से से हया को देखा जो अब तक गाड़ी में ही बैठी थी। क्या ज़रूरत है तुम लोगों को ऐसे रास्ते पर गाड़ी रोकने की? तुम्हें पता नहीं कुछ भी हो सकता है? इतनी नॉन सीरियस कैसे हो सकती हो? आदिल तो जैसे खामोश होने के मूड में नहीं था। जिब्रान ने इसे टहोका दिया। आदिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हया को बाहर आने का कहा। वो बमुश्किल हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली। मैंने आपसे क्या कहा था? किसी और से निकाह की हमें कैसे भर सकती हैं आप? आदिल ने आहिस्ता से लेकिन सख्त लहजे में कहा। आदिल भाई ये निकाह तो हया भी नहीं करना चाहती। भाई और मैं भी राज़ी नहीं, लेकिन चाची जान की ख्वाहिश है और उस अहमर को जल्दी है। वो इंसान ठीक नहीं हया के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। एक सांस में सबा सब बोल गई। सबा? हया ने मुलामती नज़रों से उसे देखा। क्या मतलब अहमद ठीक नहीं? साफ साफ कहो क्या बात है? इस बार जबरान बोला। वो बस ठीक नहीं जिस दिन आपने हया को किडनैप किया था। सबा बस करो, खामोश हो जाओ खुदा के लिए। हया ने उसकी बात काट दी। आदिल और जिब्रान ने एक दूसरे को देखा कि किडनैप वाली बात सबा को पता है, लेकिन इसने उस बारे में कोई बात क्यों नहीं की। हया खामोश तो आप रहें। आदिल ने उसे घूरा। सबा बताओ क्या हुआ उस दिन? सबा ने बस एक नज़र हया को देखा जो इसे मना कर रही थी, लेकिन सबा तो कुछ और ही मूड में थी। अहमद और उस रात घर आया था, बहुत तमाशा किया कि इसका रिश्ता आया है हया के लिए, और हमारे कमरे में बिना इजाज़त दाखिल हो गया। हमने हिजाब भी नहीं लिया था। हया की आंखों में आंसू आ गए। आदिल ने मुश्किल से जब्त किया और उसने हया से बहुत बदतमीज़ी की कि किसी और के बारे में सोचना भी मत। सबा कहकर खामोश हो गई। उसकी इतनी हिम्मत! आदिल ने गुस्से से एक पंच गाड़ी पर मारा। वो इज्जत करना भी नहीं जानता एक लड़की की। आदिल कंट्रोल। जिब्रान ने इसे मज़ीद गुस्सा करने से रोका। मैं कैसे आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? आपको क्यों यकीन नहीं आता मेरी मोहब्बत का? आदिल ने दुख से हया को देखा जो नज़रें झुकाए खड़ी थी, जैसे आदिल इससे नहीं किसी और से बात कर रहा हो। मैं आपको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हया, आपसे मेरी ज़िंदगी जुड़ी है। आप तकलीफ़ में होंगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। क्यों खुद को बर्बाद कर रही हैं ऐसे शख्स के हाथों जो आपकी कदर नहीं करता और मेरी मोहब्बत का आप यकीन नहीं कर रही। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। आप देखिएगा वक़्त आने पर मैं क्या करता हूँ। रात के इस पहर वो जाए नमाज बिछाए तहज्जुद अदा कर रही थी। दुआ के लिए जब हाथ उठाए तो बेख्तियार ही आंसू बह निकले और वो सजदे में चली गई। कुछ देर रोने के बाद उसने अल्लाह से बात करना शुरू की। ए मेरे रब, मुझे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाले रब, तूने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। मैंने हमेशा वैसी ज़िंदगी गुजारी जैसे तूने हुक्म दिया, लेकिन फिर भी मुझसे नाफरमानी हुई। मुझे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, मुझ पर अपना फ़ज़ल फ़रमा। जो कुछ भी है तेरी अता है, मेरा कुछ अपना नहीं। मेरे अल्लाह, मैं मुश्किल में हूँ, मदद करने वाली सिर्फ़ तेरी ज़ात है। तुम मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। मुझे किसी ऐसे इंसान के हाथों ना देना जो मेरी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त ना कर सके। मुझे रुसवा होने से बचा ले। या रब, तू बेहतर जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। मुझे बुराई से उसके शर से महफ़ूज़ फ़रमा। अपनी पनाह में ले ले या रब। मुझे सुकून अता फ़रमा। आज मेरा निकाह है, लेकिन वो अहमर। वो कहते-कहते रो पड़ी। आगे कुछ लफ्ज़ नहीं थे, बस रोती रही और फिर सर सजदे से उठा लिया। मैं जानती हूँ जो मैंने नहीं कहा वो भी आपने सुना, और जो कहा है वो भी। मेरी दुआ को कबूल कर ले या रब। मुझे इस बार तन्हा ना छोड़ना। फ़जर की नमाज़ अदा करके सबा को नमाज़ के लिए जगह खुद सो गई। उसके चेहरे पर जो सुकून था सबा को देखकर हैरत हुई, क्योंकि वो सारी रात रोती रही थी। सबा ने नमाज़ में हया के लिए बहुत दुआ की, रोते हुए, क्योंकि वो इसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। हया शुरू से थोड़ी हसास तबीयत की थी। हया से कुछ महीने छोटे होने के बावजूद उसका ख़्याल रखती थी। एक-दूसरे की जान थी दोनों में। हया उठो, कितना सोती है लड़की। उफ़ मेरे अल्लाह! सबा झुंझलाई। यार क्या है, आज तो सुकून से सोने दो। हया ने कान पर तकिया रखा। नहीं सो सकती, खबर ही ऐसी है कि तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। शायद हमारी दुआएँ कबूल हो गई हैं हया। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गुड न्यूज़ कहूँ या बैड न्यूज़।
सबा खुशी से बोली। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ जल्दी बोलो। हया झट से उठ बैठी। वो अहमद। सबा सांस लेने को रुकी। बोलो ना क्या अहमद, क्यों जान निकाल रही हो मेरी? इतनी तेजी से भागते मत आया करो, किसी दिन गिर जाओगी सीढ़ियों से। हया उसके तेज तेज सांस लेने पर झल्ला सी गई। अहमद का एक्सीडेंट हो गया और बिस्तर से उठने की हालत में नहीं, मतलब आज किसी भी हाल में निकाह नहीं होगा। वो थोड़ा मुस्कुराई। क्या एक्सीडेंट? कब? कैसे? तुम्हें निकाह के ना होने की खुशी हो रही है सबा? उसका एक्सीडेंट हुआ है, जो भी है वो मेरा कज़न है, और कज़न ना से इंसान होने के नाते किसी के हाल पर हंसना नहीं चाहिए। हया परेशान हो गई और सबा को उसके मुस्कुराने पर अच्छी खासी सुनने को मिली। यार मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा सब हॉस्पिटल गए हैं, थोड़ी देर बाद तकी भाई हमें लेने आएंगे, रेडी हो जाओ। सबा ने बात बदली। ठीक है, और हाँ हैदर को बता दो कि क्या हुआ है, यहाँ मैं आती हूँ फ्रेश होकर। हया वॉशरूम में चली गई और सबा ने हैदर को कॉल करके सब बता दिया। फिर इसे आदिल का ख्याल आया तो उसने आदिल को कॉल की। जिस दिन हया को ड्राइविंग सिखाते हुए आदिल और जिब्रान मिले थे, तब जिब्रान ने आदिल का नंबर सबा को दे दिया कि वो कॉन्टैक्ट कर सके किसी भी मुश्किल वक्त पर। ये तुम किससे बात कर रही हो सबा? हया ने वॉशरूम से निकलते पूछा। वो मैं आदिल भाई। उसने जल्दी से कॉल कट कर दी। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? इससे क्यों बात कर रही हो? हया गुस्से से बोली। वो मैंने सोचा बता दूं आदिल भाई को भी एक्सीडेंट का। वो मासूमियत से बोली। तुम्हें क्या पड़ी के? ओहो, कहीं ये एक्सीडेंट आदिल ने तो नहीं कराया? हया की हैरत से आंखें फैल गई। नहीं हया, आदिल भाई ऐसे नहीं ना, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, बल्कि वो खुद हैरान थे बहुत। सबा ने उसकी सोच की नफी की। तुम्हें याद नहीं उसने कहा था कि वो वक्त आने पर जरूर कुछ करेगा, देखो क्या किया उसने। हया के दिल में फिर आदिल के लिए नफरत पलने लगी। फजूल ना सोचो, मैं यकीन नहीं कर सकती। सबा पूरी यकीन लहजे में बोली। तुम्हें यकीन था कि वो किडनैप भी कर सकते हैं, नहीं ना? हया फिर आदिल की हिमायत लेने पर गुस्सा हुई। उसका इससे क्या ताल्लुक? किसी को जान से मारना और किडनैप करके बाइज्जत घर छोड़ना बहुत अलग अलग बातें। तुम खामखा इल्जाम ना लगाओ, ये भी एक गुनाह है। सबा को हया का आदिल के लिए ऐसा सोचना बिल्कुल पसंद ना आया। लगता है तकी भाई आ गए, चलो। सबा कहकर नीचे चली गई। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि इसे बहुत चोटें आई हैं। बानो साहिबा का रो रो कर बुरा हाल था और हादिया बेगम का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सारा भाभी और ताईजान इन्हें खामोश कराने में मसरूफ थे। दोनों को समझ में न आया क्या करे, दोनों बाहर आ गई। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इसमें भी कोई बेहतरी होगी या किसी के लिए सबक। इस बार सबा बहुत संजीदा थी। हया ने एक लम्हे उसे ध्यान से देखा, लेकिन चेहरे पर कोई तासुर या शरारत के आसार ना थे। हया को समझ में न आया क्या कहे, फिर खामोशी से दोनों वहीं बेंच पर बैठ गई। आदिल सारी रात सो ना सका। सुबह उसकी आँख लगी, लेकिन सबा के कॉल ने उसे नींद से जागने पर मजबूर कर दिया। उसे यकीन ना आया कि अहमद का एक्सीडेंट हो गया है। वो कुछ और ही प्लान बनाए बैठा था, लेकिन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। आदिल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और निकाह खुद ही रुक गया। 2 दिन बाद हया दोबारा उससे हॉस्पिटल मिलने गई। हया किस्मत हमें दूर करने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन देखना एक दिन हम ज़रूर एक होकर रहेंगे। अहमद ने धीमे लहजे में हया से बात की। अल्लाह वो दिन हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं लाएगा इंशाल्लाह। सबा आहिस्ता से बुड़बुड़ाई, जो सिर्फ हया ही सुन सकी। उसने सबा को घूर कर देखा और अहमद को बस मुस्कुरा कर ही देख सकी। आदिल उस एक्सीडेंट के बारे में मालूम करने लगा तो कि कैसे और क्यों हुआ, वो भी निकाह के ऐन दिन। अपने सारे ज़राए लगा दिए उसने और आखिरकार पता चल ही गया कि उस एक्सीडेंट की असल वजह क्या थी। उसे अब अहमद से पहले से ज़्यादा नफरत होने लगी। निकाह ना होने का अहमद को बहुत दुख था। बानो आपा ने तो हॉस्पिटल में ही निकाह पढ़वाने की बात की थी, लेकिन हया के बाबा ने इनकार कर दिया कि इतनी भी जल्दी नहीं, अहमद को पूरी तरह से ठीक होने दे, फिर देखेंगे। यूँ हया और बाकी सबके सिरों से कुछ वक्त के लिए मुसीबत टल गई। शाम में चाय के वक्त सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे जब हया के पास कॉल आई। उसने देखा हैदर की कॉल है। उसने वहीं बैठे बैठे रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ मैं, तुम कैसे? हाँ सब साथ ही हैं। इस बार उसकी आवाज़ आहिस्ता हो गई, जो कि सबा ने फ़ौरन महसूस की। अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। हया बात करते हुए ऊपर कमरे में आ गई। उसके पीछे भी सबा भी आ गई। क्या बात है, अब बताओ भी। हया को तजस्सुस हुआ। क्या तुम एयरपोर्ट पर हो? हया को हैरत का झटका लगा। हम अकेले कैसे आ सकते हैं? शाम का वक्त है, इधर कोई निकलने नहीं देगा। हया मायूस हुई। इतने में सबा अबाया पहनकर रेडी भी हो चुकी थी। चलो हया जल्दी करो, उसे इंतज़ार ना कराओ। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? इस वक्त कौन हम दोनों को बाहर जाने देगा? तकी भाई तो लाज़मन जाएंगे साथ। हया को उसकी इस फुर्ती पर हैरानी हुई। तुम हैदर को कह दो आने को और जल्दी करो, देर ना हो जाए, हमें रास्ते में भी टाइम लगेगा, बाकी मैं संभाल लूंगी। सबा ने उसे यकीन दिलाया। हया जल्दी जल्दी तैयार हुई। दोनों नीचे आई तो सब उन्हें अबाया में देखकर हैरान हुए। कहाँ जा रही हो बेटा अचानक? ताया जान ने सवाल किया। बाबा जानी बस हम दोस्त की तरफ जा रहे, उसकी तबीयत ठीक नहीं। सबा ने बहुत सफाई से झूठ बोला। ठीक है तकी बेटा, तुम भी साथ जाओ। ताया जान ने जैसे दोनों के प्लान पर पानी फेरा। सबा ने इल्तिजाई नज़रों से भाभी को देखा। भाभी फौरन बोली, बाबा तकी और मुझे तो हॉस्पिटल जाना ही है, दोनों खुद चली जाएंगी, इतना मसला नहीं है। साथ ही भाभी ने तकी भाई को इशारा किया। बाबा जानी क्यों परेशान कर रहे हैं भाई को, हम खुद चले जाएंगे ना। सबा को बस जाने की जल्दी थी। ठीक है जाओ, लेकिन संभल कर, जब से अहमद का एक्सीडेंट हुआ है तुम लोगों को अकेले बाहर भेजते हुए भी डर लगता है। ताया जान की इजाज़त देते हुए दोनों खुशी से झूम उठी।
फ़िक्र ना करें ताईजान, हम ध्यान से जाएँगे। और दोनों अल्लाह हाफ़िज़ कहती बाहर निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सबा के हैदर आ गया। उफ़ मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है वो सही सलामत वापस आ गया। अब तुम देखना वो सब ठीक कर देगा। हया की खुशी का कोई ठिकाना ना था। पेट्रोल के लिए सबा ने गाड़ी पेट्रोल पंप पर लगाई। वापस निकलते हुए जिब्रान और आदिल ने इन्हें देख लिया। वो खुद अभी इस पंप पर आए थे। ये इस वक़्त कहाँ जा रही है? घर का रास्ता तो नहीं है वो? शहर से बाहर जाता है ये रास्ता? आदिल कुछ सोचते हुए बोला। चलो चलकर देख लेते हैं मिस्टर जासूस, वरना तुम्हें सारी रात नींद नहीं आएगी और फिर तुम्हें अहमद के एक्सीडेंट के बारे में भी तो भाभी को बताना है। जिब्रान ने उसे याद दिलाया। लेकिन उसने मुझ पर यकीन ना किया तो? आदिल मायूस हुआ। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है मेरे भाई। तुम उसे सच बता देना, वो ज़रूर यकीन करेगी। जिब्रान ने उसे उम्मीद दिलाई। दिल तो चाह रहा था कि तकी को कॉल करके बताऊं कि ये लोग इस वक्त कहाँ हैं। घर से पता नहीं कहाँ का कहकर निकलती हैं और कहाँ घूमती हैं। एडवेंचर्स ही ख़त्म नहीं होते इन लड़कियों के। आदिल को सख्त गुस्सा आ रहा था। बहुत देर से वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो दोनों तो जैसे पता नहीं कहाँ जा रही थी, रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा था। यार पता नहीं भाभी के साथ तो शादी के बाद क्या करेगा? जिब्रान ने मुँह बनाया। क्या मतलब तुम्हारा? आदिल ने जिब्रान को नासमझी से देखा। इतनी छोटी तेरी सोच तो नहीं थी फिर, या भाभी के मामले में ऐसी सोच हो गई है? तू इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देगा, यही आसार नज़र आ रहे हैं। पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचा। उनकी उनकी ज़िंदगी, वो कुछ भी करे लेकिन ऐसा कुछ ना करे कि उन्हें नुकसान पहुँचे। अब खुद बताओ रात के इस वक़्त इन लोगों का यहाँ क्या काम? आदिल झुंझलाया। यार ये रास्ता तो एयरपोर्ट जाता है। जिब्रान के कहते ही आँखों में हैरत लिए दोनों ने एक-दूसरे को देखा। क्या करने जा रही हैं ये? उनका एयरपोर्ट पर क्या काम भला? आदिल को मज़ीद उलझन हुई, लेकिन इसे क्या खबर थी कि इसे आगे क्या शौक मिलने वाला है। सबा थोड़ी तेज़ चलाओ ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, हया ने बेचैनी से कहा। चला तो रही हूँ, अब क्या उड़ाने लग जाऊँ गाड़ी को? वैसे भी हमें अकेले निकलने नहीं दे रहे थे बाबा। अब कुछ हो गया तो सारी ज़िंदगी हम गाड़ी लेकर नहीं निकल सकेंगे। सबा खुद भी जल्दी पहुँचना चाहती थी। अब उड़ाने को भी नहीं कहा मैंने, हया ने मुँह बनाया। अच्छा बाबा, मुँह तो बनाओ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ जल्दी पहुँचने की। घर भी जाना है हमें। वैसे ही इतनी देर हो गई है, एयरपोर्ट पर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। सबा कुछ परेशान हुई। कहाँ रह गया ये? चाचा जान की कॉल भी आ चुकी है और ये अब तक नहीं आया। सबा को घर की फ़िक्र होने लगी। आ जाएगा, सब्र रखो थोड़ा, हया ने कहा। क्या सब्र करूँ मैं? तुम नहीं जानती क्या, जब हम घर पहुँचेंगे तो सबसे पहले चची जान ने हमारी अच्छी खासी क्लास लेनी है। ऊपर से ये सुनने को मिलेगा कि इस वक़्त अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी। सारा मंज़र सबा की आँखों के सामने आया तो इसने सोचकर ही झरझरी ली। सुन लेंगे थोड़ी डाँट, क्या फ़र्क पड़ता है? मम्मा मुझे कब नहीं डाँटती, वैसे भी अब हैदर आ चुका है और क्या चाहिए इसके लिए, ये भी सुन लेंगे। हया ने कंधे उचकाए। तुम पागल हो हया? सबा हैरत से बोली। हाँ, वो तो मैं हूँ, हया ने ढिठाई से कहा। किसका इंतज़ार कर रही हैं दोनों? जिब्रान ने पूछा। मुझे बताकर आई है ये? आदिल वैसे ही तपा हुआ था। जिब्रान की हँसी छूट गई। हया, हैदर इतने सालों बाद आ रहा है, वो हमें पहचान जाएगा, वो भी इस नकाब में? सबा ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, देख लेना, वो हमारी आंखों से ही पहचान लेगा, हया ने यकीन से कहा। हेलो गर्ल्स, किसी ने उनके पीछे से आवाज़ दी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। हैदर, हया उसके सीने से जा लगी और रो दी। आदिल ये सब देखकर सकते में रह गया। कुछ ऐसी हालत जिब्रान की भी थी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। चलो आदिल, हम चलते हैं, उसने सर्द लहजे में कहा। नहीं रुको, देखने तो दो क्या चल रहा है यहाँ, आदिल ने बमुश्किल जब्त किया। मजीद क्या देखना बाकी रह गया है अब? जिब्रान समझ सकता था आदिल पर क्या गुजर रही है। इसके लिए क्या इस इंसान के लिए वो मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं कर रही थी, वरना क्या कमी थी मुझ में बताओ तुम? उसका लहजा हर एहसास से आ रही था। आदिल, हमें हकीकत नहीं पता, छोड़ो अभी घर चलते हैं। जिब्रान उसका बाजू पकड़कर ले जाने लगा। नहीं तुम्हें लगता है मुझे नींद आ जाएगी? हरगिज़ नहीं। कहते हैं जिसकी मोहब्बत सच्ची उसका इम्तहान भी उतना ही लिया जाता है, और ये मेरी मोहब्बत का इम्तहान है। मैं हया के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहता कि बाद में मैं खुद से नज़र मिलाने के लायक भी ना रहूँ। मैंने अहमद के साथ हया को जब देखा बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे ज़्यादा गुस्सा हया ने मुझ पर किया कि मैंने उसके किरदार पर उँगली उठाई, जबकि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। और अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता। हकीकत जाने बगैर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहता। आदिल अब भी सामने हया को देख रहा था, जिसके कंधे पर वो लड़का हाथ रखे गाड़ी की तरफ जा रहा था। तुमने मोहब्बत को आखिरकार पहचान लिया मेरे भाई। मोहब्बत यकीन का, इज़्ज़त का दूसरा नाम है। मुझे खुशी हुई कि तुम मोहब्बत में इतने जुनूनी नहीं कि गलत फ़ैसला कर सको। उम्मीद करता हूँ तुम मुस्तकबिल में एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारोगे, वो भी हया के साथ। जिब्रान खुशी-खुशी बोला। इंशाल्लाह। आदिल ने उन्हें गाड़ी में बैठते हुए देखा और वो भी उनकी गाड़ी के पीछे जाने लगे। बस करो हया, ये रोना-धोना घर जाकर करना। सबा ने हया को मज़ीद जज़्बाती होने से रोका और वो हैदर से अलग हुई। कहाँ रह गए थे हैदर? कब तुमने कॉल की थी कि एयरपोर्ट पर हो और बाहर आने में इतना टाइम लगा दिया? सबा ने खफ़गी से कहा। सॉरी क्या करता, मेरा एक बैग मिसिंग था, इसे ढूँढ रहा था। अगर वो ना मिलता तुम दोनों ने मुझे घर में घुसने नहीं देना था। हैदर ने कहा। क्यों, ऐसा क्या था इसमें? हया ने आँखों में हैरत लिए पूछा। चॉकलेट, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो अच्छा किया इसे ढूँढ लिया, वरना सच में तुम्हें मैंने घर में एक कदम भी रखने ना देती।
और वापस भेज दी थी। सबा शरारत से बोली और तीनों हँसते हुए गाड़ी तक आए। वापसी का सफ़र बहुत हँसते हुए गुज़रा। बात-बात पर गाड़ी इन तीनों के कहकों से गूंज उठती जैसे बचपन के बिछड़े दोस्त मिल गए हों। बातें थी कि ख़त्म होने में नहीं आ रही थी और रास्ता था कि पता भी ना चला और ख़त्म हो गया। गाड़ी घर के सामने रुकी तो जिब्रान और आदिल को हैरत हुई कि ये इस लड़के को घर क्यों लाई? अगर ये कोई रिश्तेदार है तो बाकी लोग क्यों साथ नहीं गए लेने? लेकिन दोनों की कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदिल ने गाड़ी वापस घर के लिए मोड़ दी। गाड़ी पोर्च में रुकी तो पहले ही उनके इस्तकबाल के लिए सब मौजूद थे। सबा क्या इन लोगों को पता चल गया? हया को तशवीश हुई। हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था हैदर के बारे में। ये लोग हमारी क्लास लेने तो नहीं जमा? सबा का दिल डूबा। अब जो भी होगा गाड़ी से तो निकलना पड़ेगा। हया ने मुर्दा लहजे में कहा और दोनों गाड़ी से निकल गई। ये कोई वक्त है घर आने का? कितनी कॉल्स की, किसी एक का भी जवाब दिया हो? दिल बैठा जा रहा था लेकिन तुम लोगों को तो फिरने से फुर्सत नहीं। हया की मामा बरस पड़ी। मामा वो हम चुप करो तुम। लाड प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया है तुम्हें। बहुत आज़ादी दे दी है हमने तुम्हें, अब और नहीं। ये शरीफ लड़कियों के घर आने का वक्त है, बताओ ज़रा। हया नज़रें नीचे किए सब ज़ब्त से सुनती रही। हादिया बेगम ज़रा संभल कर बात करें, अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज तो इस्तेमाल ना करें। हया के बाबा इन दोनों से नाराज़ ज़रूर थे लेकिन इस तरह बेइज्जत होते भी नहीं देख सकते थे अपनी बेटियों को। हाँ, मुझे पता है मेरी बेटी है, इसीलिए कह रही हूँ, किसी और को कहने का हक भी नहीं रखती। उन्होंने एक सख्त नज़र सबा पर डाली और सबा शर्मिंदा सी ताईजान को देखने लगी। हादिया, ये क्या कह रही हो तुम? कभी हमने इन दोनों में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। ताईजान तड़प उठी। लेकिन भाभी मुझे ये सब पसंद नहीं, इतनी आज़ादी भी ठीक नहीं। चाची जान सख्ती से बोली। फिर हया पर बरस पड़ी। ये सिर्फ़ हिजाब और निकाब से तुम शरीफ नहीं कहलाओगी, अमल भी शरीफों वाले किया करो। शरीफ लड़कियाँ आवारा लड़कियों की तरह रात के इस वक़्त घंटों बाहर नहीं गुज़ारा करती। यही सब करना तो उतार दो हिजाब, जो मर्ज़ी करती फिरो। हिजाब क्या तुम्हें इस सब की इजाज़त देता? बताओ मुझे, एक हिजाब ले लेने से तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करती फिरोगी? कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मैं भी ज़िंदा हूँ कहने के लिए। कल को मेरी तरबियत पर बात आएगी, कुछ भी हुआ तो मैं ये सब हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मम्मा, वो तड़प ही तो गई उनके इन सख्त जुमलों से। बस करो हादिया, बच्ची को कितना सताओगे? हम अपने घर की बेटी को अच्छे से जानते हैं, ज़रूर कोई वजह रही होगी। ताया-जान ने मज़ीद कुछ कहने से इन्हें रोका। इतनी देर में हैदर गाड़ी से निकल आया। उसका दिल बहुत दुखा था ये सब सुनकर, लेकिन मज़ीद सुनने की हिम्मत ना थी और हया के बुलाने तक का वो इंतज़ार ना कर सका। मम्मा, इट्स टू मच। आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकते हैं? हया, आप ही को इतना कुछ सुना दिया? हैदर को देखकर सब शॉक्ड रह गए। हैदर? सबके मुँह से बेसाख्ता निकला। तुम यहाँ किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? तकी भाई, जो इतनी देर से चाची जान की सख्त बातें बहुत ज़ब्त से बर्दाश्त कर रहे थे, अचानक हैदर को देखकर उसकी तरफ बढ़े, उसे गले लगा लिया। कम से कम बता ही देते, आने से पहले हम लेने आ जाते। तकी भाई ने शिकवा किया। मैंने सोचा सरप्राइज़ दूँगा, लेकिन मामा ने मेरी और मेरी आपी की ये खुशी बर्बाद कर दी। बहुत हर्ट किया उन्होंने। हैदर की आवाज़ भारी हो गई। वो जैसे ही शौक से बाहर निकली। हैदर बेटा, तुम आ गए, मेरा बेटा वापस आ गया है। रोते हुए अपने बेटे को खुद से लगा लिया। हया ये लम्हे ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने हैदर को मुस्कुराकर देखा और नज़रों में ही समझा दिया कि सब ठीक है। बाकी सब उससे बहुत गर्मजोशी से मिले। चलो सब, अब क्या यहीं खड़े रहोगे? अंदर चलो बेटा। चाचा जान ने हैदर को कंधे से पकड़ा। जवान बेटा लौट आया था, जिसका इन्हें डर था कि शायद वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, वहीं रह जाएगा। आज उसे अपने साथ लगाए उनकी सारी फ़िक्रें दूर हो गई। मम्मा को हैदर से इतना प्यार करता देखकर हया की आँखों से कुछ मोती टूट कर गिरे। वो तकी भाई ने देख लिए। वो आँसू उनके दिल पर गिरे थे। हया बेटा, तुम किसी को ना बताती, लेकिन मुझे तो बता सकती थी ना। तकी भाई, ये हैदर का प्लान था, इसलिए हम नहीं बता सकते। और कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। वो बमुश्किल मुस्कुराती और अंदर चली गई। सबा का दिल टूटा और वो हया की इस मुस्कुराहट के पीछे छुपी अज़ियत को बखूबी जानती थी। वो इसके पीछे चली गई। पता नहीं चाची जान को हया से कौन-सा खुदावास्ते का बैर है, इतनी प्यारी बच्ची है हमारी, हया की कदर नहीं करती वो, सारा भाभी ने दुःख से कहा। हैदर फ्रेश होकर आया तो सब खाने पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। चाची जान ने अपने बराबर वाली कुर्सी उसके लिए छोड़ दी, लेकिन वो हया के बराबर जा बैठा। इन्हें देखकर दुःख हुआ। आज अपनी आप ही के साथ बैठूँगा। बचपन से जब मैं आपकी प्लेट से चुपके से खाना खाता था, तो वो वक़्त मुझे वहाँ बहुत याद आता था। मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता था। बहुत मिस किया मैंने ये सब। वो उसकी इतनी मोहब्बत पर बस मुस्कुरा दी, कुछ कहने के लिए नहीं था। दिल ज़ख्मी था मामा की बातों से। कुछ खाया नहीं जाता तब ये हाल है। हमसे भी लंबा हो रहा है खंबे की तरह। कोई कह सकता है हमें साथ देकर कि ये 2 साल छोटा है हमसे, बल्कि अब बड़ा भाई लगने लगा है। सबा जलकर बोली। आपी, अब आप जलो नहीं, मेरा कद अगर आपसे ज़्यादा निकल गया तो। हैदर ने चोट की। जले मेरे दुश्मन, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम आप ही बोलते हो वह अब अच्छे नहीं लगते हमें। सबा ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब मेरी भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? हैदर ने कंधे उचकाए। सब इस नोक-झोंक से महसूस हो रहे थे सिवाय हया के। उसने बमुश्किल खाना खत्म किया और नमाज़ का कहकर अपने कमरे में चली गई। उसके बाबा समझ गए उसके दिल का हाल। इन्हें दुःख पहुँचा था। सबा और हैदर भी खामोशी से खाना खाने लगे। वो नमाज़ के बाद खिड़की के पास खड़ी साफ आसमान को देख रही थी। अधूरे चाँद को देखते हुए इसे अपना दर्द याद आ गया। आँख से कुछ मोती टूट कर गिरे। आँसू साफ करके उसने बस एक नज़र आसमान पर डाली, जैसे अल्लाह से कुछ पूछना चाहती हो। इसी वक़्त हैदर कमरे में आया। मेरी आपी यहाँ अकेली क्या कर रही है? नीचे सब साथ बैठे हैं।
हैदर से उसकी नम आँखें छुप ना सकी। तुम क्यों आ गए? जाओ सबके साथ बैठो। इतने सालों बाद आए हो, सबने तुम्हें बहुत याद किया। हया की आवाज़ भीग गई। मैं अपनी आप ही के लिए वापस आया तो उनके साथ ही बैठूँगा ना? हैदर ने मुस्कुरा कर कहा और हया आँखों में हैरानी लिए उसे देखती रही। मेरे लिए? अच्छा तो दोनों बहन-भाई यहाँ हैं, अब तो तुमने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, यही समझो ना मैं? अब ये आ गया है, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत? सबा ने मसनूई ख़फ़गी से कहा। तुम वो हो जिसकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं हो सकती, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता सबा। हाया इतना सीरियस जवाब देगी उसने कभी नहीं सोचा था। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या होता रहा? क्या कोई मुझे अनजान को बताएगा? तकी भाई की शादी के किस्से ही सुना दो कोई। हैदर ने मूड ठीक करना चाहा। हैदर तुम थक गए होगे, आराम कर लो, बाद में सब कुछ बता देंगे। हया ने उसे टालना चाहा। तकी भाई ने दरवाज़ा नॉक किया तो हया ने सर पर दुपट्टा लपेट लिया और अंदर आने को कहा। तो यहाँ बैठक लगी है और मुझे भूल गए तुम लोग? अब इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि अपने बहन-भाइयों के साथ मिलकर कुछ देर हँसी-मज़ाक ना कर सकूँ। अरे भाई, आप तो हमारी महफ़िल की जान हैं, हम कैसे भूल सकते हैं आपको? इस वक़्त आपको इसलिए नहीं बुलाया कि एक अदद बीवी है आपकी। हैदर ने शरारत से कहा। बहन-भाइयों की भी एक जगह अपनी जगह है ज़िंदगी में और वैसे वो सो गई है। उन्होंने आखिरी बात हैदर के कान में कही। तभी आप आए हैं। उसने भी सरगोशी की और दोनों हँस दिए। अब आप लोगों की प्राइवेट बातें ख़त्म हो गई हों तो आपको बताना चाहती हूँ, 2 अदद बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। सबा को उनकी सरगोशी से चिढ़ होने लगी। मैं अभी आता हूँ। हैदर बस इतना कहकर कमरे से निकल गया। वापसी पर एक बैग लाकर दोनों के सामने रखा। ये ले आपकी अमानत। अब इसे आप सँभालें लेकिन बाकी लोगों का भी थोड़ा ख़्याल करिएगा। आहा! दोनों बैग पर लपकीं। उफ़ मेरे भाई तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो तुम। सबा इतनी सारी चॉकलेट देखकर बोली। हया का मूड भी कदरे बेहतर हो गया, अलबत्ता सबा की इस बात से तकी भाई ने उसे घूरा। तकी भाई ने गला खंकारा। वो मेरा मतलब है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे छोटे भाई हैं क्योंकि बड़े तो आप हैं ना अच्छे। वो खिजल सी होकर मुस्कुराई, बाकी सबने कहका लगा दिया। चलो हया का मूड तो ठीक हुआ। तकी भाई ने हया के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखी। मम्मा ऐसी तो नहीं थी, क्या हुआ है उन्हें? हैदर कुछ उलझ गया। कुछ नहीं हुआ, तुम उन बातों पर ध्यान मत दो। हया जल्दी से बोली। क्यों मेरी आपी की कोई इंसल्ट करे मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? वो खफ़ा हुआ। हैदर वो मम्मा है हमारी और हक रखती हैं कहने का। हया ने उसे डाँटने वाले अंदाज़ में कहा। अच्छा, अच्छा बस करो, ख़त्म करो ये बात और बताओ हैदर कोई गोरी पसंद की तुमने वहाँ? हमें तो लगता है कि तुम अकेले नहीं आओगे। तकी भाई ने माहौल के मज़ीद ख़राब होने से पहले ही बात बदल दी। आह! क्या बात कर दी भाई आपने। उसने भी एक सर्द आह भरी। क्या कोई तुम्हें उल्लू बना गई? सबा बोली। हया ने भी जल्दी से मूड ठीक किया। नहीं ना, कोई मिलती तो बनाती ना। हैदर मायूस होने की अदाकारी करने लगा। मेरा भाई इतना अच्छा है फिर कोई क्यों ना मिली? हया ने उसके कंधों पर हाथ फैलाया। क्योंकि वहाँ आप जैसी कोई नहीं थी ना, उसने प्यार से कहा। क्या मतलब तुम्हारी आइडियल हया है? सबा ने हैरानगी से हैदर को देखा। बिल्कुल ठीक पहचाना सबा भी, मेरी हया आपी ही मेरी आइडियल है और वहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। हाँ, अगर मिलती तो वाक़ई साथ ले आता। वो शरारत से मुस्कुराया, फिर देखता अपनी बहू को कैसे हिजाब पर बातें सुनाती। हया ने उसे आँखें दिखाई। तो तुम इस चक्कर में हो? तकी भाई ने कुछ सोचते हुए पूछा। हैदर तुम्हें ऐसे किसी की ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िद के लिए कुछ ना करना। हया सच में फ़िक्रमंद हो गई। अरे मेरी भोली आपी मैं ज़िद नहीं कर रहा, मुझे सच में आप जैसी ही चाहिए। उसने परेशान होती हया को तसल्ली दी। चलो फिर हो गया काम। सबा ने हाथ झाड़े, हैदर मुस्कुरा दिया। तो क्या गौरी मैम ले आऊँ? हाँ, वैसे ये भी अच्छा आइडिया है, फिर मम्मा को हिजाब की कदर होगी। वो मुस्कुराया। हैदर? हया ने उसे कुशन मारा और फिर सबके कहके कमरे में गूंज उठे। हादिया बेगम आज आपने मेरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, उसे सबके सामने इतनी सुनाई, फूल-सी बच्ची मेरी कैसे मुरझा गई आपकी सख्त बातों से। सच पता चल ही गया तो कम से कम कुछ बोल ही देती। बेटे को देखकर उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, वो भी आपकी ही औलाद है। याद दिला दूँ एक बार फिर आपको? हया के बाबा बहुत संजीदा थे। ऐसी बात नहीं, वो बस मैं हादिया बेगम की समझ में ना आया क्या कहें। क्या मैं? आइंदा मेरी बेटी को ऐसे सख्त अल्फ़ाज़ कहने से पहले याद रखिएगा फिर आपको मेरा सामना करना होगा। वो अगर कुछ कहती नहीं, ख़ामोशी से सर झुका देती है तो आप कुछ भी कहेंगी? ऐसी फ़र्माबरदार औलाद और कहाँ होगी? उसके बावजूद आप ये सब कह देती हैं? वो शर्मिंदा हो गई। आदिल जब से आया था बेचैन था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे पता करे कि वो लड़का कौन है। इस सोच में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करवटें बदल-बदल कर थक चुका तो उठकर बैठ गया और मोबाइल उठाकर कॉल मिलाने लगा। दोनों भाइयों के कमरे से जाते ही हया को तन्हाई मुयस्सर हुई तो वो घुटनों में सर्दी रोने लगी। इतनी देर से जो आंसू को रोक रखा था इन्हें बहने दिया। बस कर जाओ, मत रो इतना प्लीज। सबा ने जैसे इल्तिजा की लेकिन वो तो दरिया बहा रही थी। सबा का मोबाइल रिंग हुआ, उसने देखा आदिल की कॉल है। वो हया से थोड़े फासले पर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। सबा ने आहिस्ता से सलाम किया, दूसरी तरफ से उदासी भरा जवाब मिला। सब ठीक तो है ना? इतनी रात को कॉल किया आपने? सबा परेशान हो गई। हाँ, वो बस आदिल को समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछे। किसकी कॉल है सबा? हया ने रोते हुए पूछा। वो बस एक फ्रेंड है।
सबा ने झूठ बोला। सच वो बोल नहीं सकती थी। क्या हुआ हया को? आदिल उसकी आवाज़ से परेशान हुआ। कुछ नहीं, बस रो रही है। आज चची जान ने कुछ ज़्यादा ही सुना दी उसे। सबा के पेट में हया की कोई बात नहीं रुकती आदिल के सामने। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो मज़ीद परेशान हुआ उसके रोने पर। बस हम अकेले एयरपोर्ट चले गए थे ना, बगैर किसी को कुछ बताए। सबा, मुझसे ज़्यादा कौन ज़रूरी हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में? मोबाइल रखो वरना इस रूम से निकलो। मुझे ये भिन-भिन बर्दाश्त नहीं हो रही तुम्हारी, वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। हया को गुस्सा आ गया। इतनी रात को एयरपोर्ट क्या करने गए थे तुम लोग? आदिल ने डरते-डरते पूछा। वो हम हैदर को लेने गए थे, सबा जल्दी से बोली। कौन हैदर? आदिल का दिल ज़ोर से धड़का। हया का भाई, इकलौता भाई। बस अब फ़ोन रखती हूँ वरना वो मेरा खून पी जाएगी। और सबा ने कॉल कट कर दी। आदिल सोफ़े पर गिरने वाले अंदाज़ में बैठा, उसकी आँखों से 2 आँसू निकले। वो नहीं जानता था ये आँसू किस चीज़ के, बस वो इतना जानता था हया और उसे अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। हया प्लीज़ मत रो, चुप हो जाओ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है सबा? क्या कसूर है मेरा? उस दिन आदिल ने मेरे किरदार पर उँगली उठाई, फिर अहमद ने, और आज मेरी अपनी ही सगी माँ ने। वो फूट-फूट कर रो दी। मैं ही मिलती हूँ सबको, जिसका जो दिल चाहे कह देता है सबा। मुझे कोई कुछ भी कहे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे किरदार पर उँगली उठाता है तो मेरी रूह तक ज़ख्मी हो जाती है। हया, हम जानते तो हैं तुम कैसी हो। किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं, समझी? चची जान के बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। है तो वो तुम्हारी मम्मा ना, लेकिन समझ नहीं आती वो इतनी बदगुमान कैसे है तुमसे और इस हिजाब से। सबा ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। कितनी आसानी से कह दिया मम्मा ने कि उतार दो हिजाब। क्या इतना आसान है? बताओ, क्या मम्मा मेरे इस हिजाब से बदगुमान है? इसलिए वो हैदर जितना मुझसे प्यार नहीं करती? हया को मज़ीद रोना आने लगा। नहीं हया, ऐसी कोई फ़िज़ूल सोच ज़हन में लाना भी मत। तुम जानती हो कि जब मेरे सामने से बगैर हिजाब की कोई लड़की गुज़रती है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरा दिल हिजाब के लिए खोल दिया, मेरे दिल में हिजाब के लिए मोहब्बत रखी। वरना सोचो ज़रा, हम भी इन्हीं लड़कियों की तरह होती तो ऐसे ही बिना सर पर दुपट्टा लिए कि हर नामहरम के सामने चली जाती तो, और हमें इस बात का एहसास तक ना होता कि कैसे हम अपने रब की नाफ़रमानी कर रहे हैं। और वैसे जब मैं आखिरत के बारे में सोचती हूँ कि मैं वहाँ खुद को देखूँगी कि दुनिया में मैं क्या करती फिर रही हूँ, और फिर तसव्वुर करती हूँ कि अल्लाह पूछेगा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या इसमें मेरा फरमान नहीं पढ़ा कि जिसका मफ़हूम है अपने सर और कंधे पर चादर डालो ताकि तुम पहचानी जा सको। तो क्या तुम खुले सर रही? तो मेरी रूह तक काँप जाती है ये सोच कर के मैं सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करती रहूँ तो कम है। बहुत तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ़ पढ़ने की हद तक ही। लेकिन हमने इसे समझा, इस पर अमल किया। अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब हम अल्लाह की राह पर चलते हैं तो अल्लाह हमें ज़रूर आज़माता है, लेकिन हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो यही मोहब्बत हमारी ताकत बन जाती है, और तुम भी इस मोहब्बत को अपनी ताकत बनाओ, कमज़ोर ना पड़ो। हया ने उसे गले लगा लिया। तुम बहुत अच्छी हो सबा, तुम ना होती तो मेरा क्या होता? यकीनन तुमने नेक काम किए होंगे जिसके बदले में मैं तुम्हें मिली। उसने उसे छेड़ा तो वो नम आँखों से मुस्कुरा दी। आज सबा ने फ़र्ज़ ही तो पूरा किया था, ये हया के अल्फ़ाज़ थे जो इसे आज वापस लौट आए थे सबा ने। जब सबा ने हिजाब लेना शुरू किया था तो उसकी कज़िन इसे बहुत सताती थी, तंज़ करती थी। ऐसे ही एक दिन सबा जब रो रही तो हया ने यही सब कहकर उसका हौसला बढ़ाया था। आज सबा की बारी थी कि वो इसे कमज़ोर ना पड़ने देती। ज़िंदगी में बेहतरीन दोस्त हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। भाई, आपकी शादी की वीडियो कहाँ है? अब शादी नहीं देखी तो वीडियो देखकर ही काम चला लूँगा। हैदर ने नाश्ता करते हुए तकी भाई से पूछा। मैं दे दूँगी हैदर वीडियो, तुम आराम से नाश्ता कर लो पहले। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा एक ही भाई है और उनकी शादी भी ना देख सका। भाई, आप शादी थोड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते थे? हैदर खफ़ा हुआ। और कितनी आगे करता मैं? तुम्हारी वजह से पहले ही 1 साल बाद शादी हुई, और जब शादी की डेट फ़िक्स हुई तब भी तुम्हारे एग्ज़ाम्स थे। अब मैं मज़ीद आगे बढ़ाते हुए तुम्हारी भाभी को कोई और ले जाता। तकी भाई ने शरारत से भाभी को देखा। हैदर के आने के बाद तकी भाई ज़्यादा मस्ती-मज़ाक करने लगे थे, इन्हें कंपनी देने वाला जो आ गया था। हाँ, ये भी है, हर कोई इतना तो इंतज़ार नहीं करता ना, वैसे भी हमारी भाभी इतनी प्यारी है, और आप तो बस, हैदर ने बात अधूरी छोड़ दी। आप तो बस क्या मैं अच्छा नहीं? बताओ ज़रा, यूनिवर्सिटी में एक से एक हसीना मेरे आगे-पीछे फिरती थी, लेकिन तुम्हारी भाभी से मंगनी हो चुकी थी, इसलिए किसी को लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने रसा से कहा। देख ले भाभी, इतनी हसीनाएँ थी तो किसी एक पर दिल तो आया होगा, आपने पूछा नहीं? स्कूल में तो एक थी जो भाई का पीछा नहीं छोड़ती थी, क्या नाम था उसका? हैदर मासूमियत से सोचने लगा। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या नाम था। और हैदर अपनी जगह से भागा था कि वही उसके पीछे भागे। सबके कहकों से घर गूंज उठा। बस करो, सुकून से नाश्ता करो, बैठ कर चलो। और तकी, तुम्हें ऑफिस से देर नहीं हो रही? ताई जान ने हैदर की जान बचाई, वरना आज तकी भाई से तो वो इतनी आसानी से नहीं बचता। अहमद से मिलने चले जाना नाश्ते के बाद। खाला को पता चलेगा कि तुम आ गए और मिलने नहीं गए तो वो नाराज़ होंगी। चची जान ने इसे याद दिलाया। वैसे तो इन्हें मुझसे मिलना आना चाहिए था कि मैं इतनी दूर से जो आया हूँ, हैदर ने कहा। अहमद का एक्सीडेंट हुआ है, उससे मिलने जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा, चची जान ने प्यार से कहा। मुझे याद नहीं रहा, मैं सीधा एयरपोर्ट से उनके घर ही चला जाता उनकी खिदमत में सलाम पेश करने। उसने सर पर हाथ मारकर जिस अदा से कहा, हया और सबा बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी।
तुम बाहर जाकर ज़्यादा शरारती नहीं हो गए? सबा ने हैदर को देखा जो मुस्कुराते हुए नाश्ते में मगन हो गया। अब मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ, क्या शरारत भी नहीं कर सकता? इतना बड़ा भी नहीं हुआ, उसने मुँह बनाया। और कितने बड़े होने बाकी हो, तुम खंबे जैसे तो हो रहे हो। सबा ने फिर उसके कद पर बात की। वो चिढ़ती थी कि इतना छोटा होकर उससे बड़ा क्यों है? अब आप फिर से जल रही हैं। हाँ, क्यों नहीं जेलस होंगी? मैं नहीं था तो आप इस घर की छोटी थी, अब मैं आ गया हूँ सबका लाडला। हैदर ने मुँह चिढ़ाया। अब फिर से शुरू ना हो जाना दोनों, हया ने टोका। चारों जब साथ होते थे तो पहचान करना मुश्किल हो जाता था कि कौन कज़न है, कौन बहन-भाई। अपनी इतनी अपनाइयत और प्यार था इनमें कि चारों ही एक माँ-बाप की औलाद लगते थे। मामा, अगर मैं अपनी बहनों को बाहर ले जाऊँ तो आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं? वैसे लेकर तो यही जाएँगी, मुझे पूरा शहर इन दोनों ने ही दिखाना है, इतने सालों बाद बहुत कुछ बदल गया होगा। हैदर ने नाश्ते से फारिग होकर पूछा। मुझे क्या ऐतराज़ होने लगा? चले जाना। चाची जान ने कंधे उचकाए। हाँ, वो कितना ऐतराज़ होता है और कितना नहीं वो मैं देख चुका हूँ, हैदर ने संजीदगी से कहा। हया ने टेबल के नीचे से एक पैर मारा और घूर कर देखा। मेरा मतलब है कि पूरा शहर मैंने आज ही देखना है। अब घर आते हुए रात हो जाएगी, आपको ऐतराज़ तो नहीं? ये अकेली नहीं होंगी, मैं होऊँगा ना साथ। उसने जल्दी से बात बनाई। ठीक है, लेकिन तुम्हें शहर के हालात का तो पता है, ऐसे देर रात तक बाहर रहना अच्छा नहीं। फ़िक्र लगी रहती है, बस इसीलिए मैं कल भी परेशान हो गई थी बहुत। जवान-जहान लड़कियाँ हैं, ख़्याल रखना चाहिए ना? हादिया बेगम ने हया को देखा। मम्मा, होने वाली बात होती है तो दिन की रोशनी में भी हो जाती है, हैदर ने कहा और उसका इतना गहरा था। सबा और हया ने एक दूसरे को देखा। दोनों का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा क्योंकि वही जानती थी कुछ दिन पहले दिन में क्या हुआ था। ठीक है, चले जाओ, लेकिन जब कॉल करे तो रिसीव कर लेना, नहीं करते तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सब। उन्होंने हया को कहा तो उसने बस सर हिला दिया। आदिल ने जिब्रान की कॉल रिसीव की। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? आदिल का लहजा ताजगी से भरा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जिब्रान कुछ उलझा। हाँ, बिल्कुल फिट, मुझे क्या होना है? उसने उल्टा सवाल किया। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम घर में ही रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। जिब्रान परेशान हुआ। ओए क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऑफिस में हूँ, तबीयत तो तेरी खराब लग रही है। जिब्रान को लगा इसे कल वाली बात का सदमा हुआ है। तेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्यों? वो जिब्रान को तंग करने के मूड में था। तुझे कुछ याद नहीं कल क्या हुआ? जिब्रान उसे याद दिलाना चाहा। मुझे सब याद है, बहुत अच्छे से याद है, कभी भूल नहीं सकता कल की रात। इसे फिर से कल की रात याद आ गई। तो फिर इतने नॉर्मल कैसे हो तुम? बल्कि खुश लग रहे हो, मोहब्बत का बुखार उतर गया क्या? जिब्रान उलझ गया। बुखार होता तो शायद उतर जाता, लेकिन मुझे तो पूरी की पूरी मोहब्बत हुई है। आदिल के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैली। तो फिर तुम्हें इस लड़के से कोई मसला नहीं जिससे कल हया मिली थी, जिसके सीने से लगी थी? जिब्रान हैरान हुआ। नहीं, मुझे क्यों एतराज़ होने लगा? आदिल ने कंधे उचकाए। तुम्हारा सच में ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, तुमने कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल ले लिया है, आदिल ने ज़ोर से कहका लगाया। आदिल सीधे-सीधे बता दे क्या बात है, वरना मैं अभी आ रहा हूँ। जिब्रान तब गया। अच्छा, ऑफ़िस से ना आना, वरना बॉस जो तुझे सुनाएगा बाद में, तूने मुझे सुनानी है। उसका नाम हैदर है। आदिल ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया। तो नाम नहीं पूछा इस लड़के का, पूछा है कौन है वो? जिब्रान पहलू पर पहलू बदल रहा था। वो हया का इकलौता भाई है मेरे भाई। वो बहुत देर तक हँसता रहा, इधर जिब्रान उसे गालियाँ देता रहा। तुझे रात में ही पता चल गया था ना? मुझे बता नहीं सकता था? मैं रात भर सो नहीं सका कि पता नहीं वो किस हाल में होगा, लेकिन तू तू ख्वाब देख रहा था भाभी के साथ के। आदिल बस हंसता ही रहा। जिब्रान ने गुस्से से काल कट कर दी। तो जनाब कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? सबा ने एक अदा से कहा। ऐसी जगह जहाँ ऐसी जगह जहाँ की ताज़ा हवा सांसों में शामिल होकर मुझे भी ताज़ा कर दे। खुली जगह हो, सुकून वाली। हैदर आंख बंद किए तसव्वुर कर रहा था। जी जनाब, हम समझ गए आपको कहाँ जाना है। दोनों मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में वो तीनों साहिल पर मौजूद थे। हया को एक ऐसी ही सुबह याद आ गई जिस दिन आदिल भी साथ था। वो झुंझलाकर ख्यालों से बाहर निकली। गहरी गहरी सांसें लेते हुए हैदर ने कहा, याद है आप ही बचपन में आप एक बार पानी में आगे चली गई थी? मैं आगे नहीं गई थी, लहरें मुझे ले गई थी। हया ने सोचकर ही झिड़झिड़ी ली। हैदर और सबा ने बमुश्किल हंसी रोकी। तो आपको याद होगा मैंने आपका हाथ पकड़ा था और इन लहरों से खींच लाया था। वो दूर समुंदर की लहरों को देखता हुआ बोला। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कैसे भूल सकती हूँ? हया ने बहुत मान से उसे देखा। जिंदगी की मुश्किलों से भी आपको ऐसे ही निकाल लूंगा, देखिएगा आप। वो जिस एतमाद से बोला, हया की आंखें नम हो गई। सबा ने बेयकीनी से हैदर को देखा। वो देखो घोड़ा। हया ने घोड़े वाले को आवाज़ लगाई। आप ही प्लीज़ मत करें ना, मैं नहीं बैठूंगा। हैदर ने साफ इनकार कर दिया। आपको बुला लिया और हम तो बैठने से रहे, तुम्हें ही बैठना होगा। सबा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। मैं नहीं बैठूंगा। आप चाहती हैं मैं फिर से गिर जाऊं? उसने मस्कीन शक्ल बनाई। नहीं, तुम्हारा ये डर निकालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा भाई किसी भी चीज़ से डरे। उसने जिस मान से कहा, हैदर को उसकी बात मानना पड़ी। भाई साहब, आप घोड़े को जब तक नहीं रोकेगा जब तक ये खुद ना कहे। और हैदर, तुम्हें उस वक्त तक बैठे रहना है जब तक तुम्हारा डर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है आप ही, उसने डरते डरते घोड़े वाले को चलने के लिए कहा। उसके थोड़ा दूर जाने तक दोनों देर तक हंसती रही।
सुबह तुम्हें नहीं लगता हैदर हमसे कुछ छुपा रहा है? हया ने दूर होते हुए हैदर को देखा। वो नहीं, बल्कि हम इससे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, सबा ने साफ गोई की। छुपाना हमारी मजबूरी और हम कर भी क्या सकते हैं, हया ने अफसोस से कहा। कुछ देर बाद वो घोड़ा खुद चलाता हुआ आया। अभी आप कमाल है, मेरा ये डर भी खत्म कर दिया आपने, हैदर बहुत प्यार से बोला। मैंने कहा था डर खत्म हो जाएगा, वो बचपन की बात है, अब तुम बड़े हो गए हो, हर चीज का मुकाबला कर सकते हो। हया फखर से बोली। उसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। बस करो, सबके सामने ऐसे आप ही करते रहते हो जैसे हम पता नहीं कितनी उम्र की हो। इतने बड़े घोड़े हो गए हो तुम, सबा तंग कर बोली। मुझे भी शौक नहीं, मजबूरी है आपको आप ही कहना। और आप तो वही 16 साल की लड़की बने रहिएगा। उसकी बात पर हया ने बेख्तियार कहकर लगाया। तीनों एक मॉल के फूड कोर्ट में बैठे थे। दोनों का पसंदीदा मशगला वहां आए हुए कपल्स पर कमेंट्स देना और हंसते रहना। वो इसी काम में लगी थी। क्या अकेले अकेले हंसती है, मुझे भी बता दे, हैदर को तो तजस्सुस हुआ। दोनों ने शरारत से आंखों ही आंखों में इशारा किया। चलो, तुमसे क्या छुपाना, वैसे भी तुम हमारी टीम के ही हो। सबा ने फिर अपने पसंदीदा मशगले के बारे में बताया। आप लोग यहाँ ये करती हैं, हैदर को हैरत हुई। हाँ, तो इतने घंटे आराम से गुजर जाते हैं इन लोगों को देखते हुए। कॉलेज टाइम पर तो और भी मजा आता है। बस बंकर्स आए होते अपनी कॉलेज लाइफ याद आ जाती है। वो आखिरी बात रवानी से कह गई। ओह, आप भी बंक करती थी? हैदर ने बेयकीनी से दोनों को देखा। हया उसे घूर कर रह गई। नहीं, वो बस कभी कभी मूड नहीं होता था तो। सबा को लगा अब सुनने को मिलेगी। मेरे बगैर? हैदर ने खफगी से कहा। दोनों ने सुकून का सांस लिया। तुम्हें हम मिस करते थे बहुत, सबा जल्दी से बोली। अजान होने लगी तो तीनों खामोशी से बैठ गए। अजान खत्म होते ही हैदर उठा। कहाँ जा रहे हो? सबा ने हया ने पूछा। नमाज के लिए जा रहा हूँ, उसने जवाब दिया। हया मुस्कुराई। चलो सबा, हम भी पढ़कर आ जाते हैं। नमाज के बाद वापस आकर बैठो तो हया ने कहा। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने मुसलमान तो बनाया, लेकिन हमें ऐसे वालिदैन दिए जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की, वरना यहाँ लोगों को इतना भी ख्याल नहीं कि अजान के वक्त सर पर दुपट्टा ही ले ले। और हमें फ़ख्र है तुम पर हैदर कि तुम अपनी तरबियत नहीं भूले, बाहर रहकर भी, सबा ने फ़ख्र से कहा। आज हैदर ने पूरा शहर घूमा और सबा का ड्राइविंग का शौक तो पूरा हुआ, लेकिन थककर बेहाल हो गई। तुम थक गई हो? हया उसकी हालत से महफूज हुई। नहीं, मैं तो मजीद कुछ घंटे ड्राइव कर सकती हूँ, सबा दांत पीस कर बोली। और हया और हैदर ने कहका लगाया। चलो अभी घर चलते हैं, बस रहम आ गया मुझे आप पर, आज बख्शा मैंने आपको, उसने दांत निकाले। सारे बदले तुमने आज ले लिए मुझसे, सबा ने बैक मिरर से घूरा। गाड़ी घर के सामने रुकी तो ख्याल आया कि खाला के घर भी जाना था। उफ, हम कैसे भूल गए, अब मम्मा क्या कहेंगी, हया परेशान हुई। कुछ नहीं, रिलैक्स, मैं हूं ना, हैदर ने तसल्ली दी। आ गए तुम लोग? मेरे बगैर सारा दिन घूमते रहे, शर्म नहीं आई? तकी भाई खफा हुए। अच्छा, आपके पास इतना टाइम है हम गरीबों के लिए? तो चले, कल आप सारा दिन मुझे फिर से शहर दिखा देना, हैदर ने कमाल महारत से कहा। नहीं, तुम क्या करोगे, एक ही शहर को 2 बार देखकर छोड़ो, रहने दो। तकी भाई फौरन बोले। तीनों के कहकों से फिर घर में रौनक हो गई। आ गए मेरे बच्चे, तुम लोग नहीं थे, घर वीरान हो गया था, देखो तो सही एक दिन में कैसी आदत हो गई है हमें हैदर की। ताई जान उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोली। बानो आपा का फोन आया था, तुम लोग मिलने नहीं गए? चाची जान ने पूछा। हया ने हैदर को देखा। जी कल जाएंगे, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, अब शरीफों के तौर तरीके तो नहीं ना किसी के घर इतनी रात को जाना। हैदर ने शरारत से कहा तो वो मुस्कुरा दी और हया इसे घूर कर रह गई। खाने के बाद सब अपने कमरों में सोने चले गए। वो दोनों भी सोने लेटी जब दरवाज़ा बजा। दोनों ने सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखा और हया ने उठकर दरवाज़ा खोला। तुम इस वक्त, क्या हुआ? सामने हैदर को देखकर वो हैरान हुई। नींद नहीं आ रही मुझे, कुछ देर बैठ सकता हूँ? हैदर ने मस्कीन सूरत बनाई। हाँ आ जाओ, हया ने अंदर बुला लिया। तुम्हें नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे सोना है। सबा बेजारी से उठ बैठी। ठीक है फिर हया, अभी मेरे रूम में चले, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। वो जेरे लब मुस्कुराया। सबा की आंखें खुल गई। अच्छा अब बैठ जाओ यहीं, अब क्या वापस जाओगे तुम? हया और हैदर ने खुद को हंसने से रोका। वैसे मुझे अब पता चला कि वाकई मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी आप ही मेरे सामने हिजाब करती हैं। और हमें कब से पता है कि तुम घोड़े हो चुके हो, सबा ने बुलंद आवाज में कहका लगाया। सबा आप ही कभी तो सीरियस हो जाया करें आप, वो चिढ़ ही तो गया। मैं सीरियस हो गई तो तुम लोगों का क्या होगा फिर? खैर, तुम बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? सबा फौरन असल मौजू पर आई। क्या चल रहा है यहाँ? हैदर ने संजीदगी से पूछा। हया, क्या तुम्हें यहाँ कुछ चलते हुए नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सबा ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। सबा अभी आई एम सीरियस, उसने खश्मगीन नजरों से उसे देखा। सच में यहाँ कुछ नहीं चल रहा, उसने भोली सूरत बनाकर कहा। उफ आप ही बताएं, मैं इनसे अब बात ही नहीं कर रहा, उसने मुंह मोड़ लिया। मैं क्या बताऊं? वो घबराई। आप दोनों मुझसे क्या छुपा रही? मैं बच्चा नहीं हूँ, इतने अरसे अकेला रहा हूँ, दुनिया देखी है मैंने। क्या आप अपनी क्या अपनी आपी की आंखें नहीं पढ़ सकता? हैदर संजीदगी से बोला। तुमने बाहर रहकर आंखें पढ़ना भी सीख ली, चलो मेरी आंखें देखकर बताओ फिर क्या है इनमें? सबा ने इसे फिर तंग किया। वो बस बात टालना चाहती थी। सबा अभी मैं इस वक्त हयापी से बात कर रहा हूँ, आप खामोश रहे वरना मैं इन्हें लेकर रूम से चला जाऊंगा। हैदर झुंझलाया। हैदर ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोचे हो, सब ठीक है, हया जल्दी से बोली।
क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है आप लोगों ने? हैदर संजीदा था लेकिन सवा को हँसी आ गई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी संजीदगी देखकर खामोश हो गई। कुछ अरसे से आप बहुत परेशान हैं, आपकी आवाज़ सुनकर ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। जब आपने कहा था कि मैं आ जाऊँ तभी मुझे यकीन हो गया कि वाक़ई आप मुश्किल में हैं, लेकिन बता नहीं रही, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ आपके लिए आया हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं हर मुश्किल में आपको निकाल लूँगा, तो मुझ पर भरोसा तो करें। जो भी बात है मुझसे शेयर करें। हैदर ने बहुत नरमी से कहा। ठीक है, लेकिन तुम तहम्मुल से सब सुनना, गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा लेना। मुझे बस इसी बात का डर रहता है। हया ने फैसला कर लिया बताने का, लेकिन सबा ने से घूरा। वो इशारे से मना करती रही। नहीं सबा, मुझे लगता है यही सही वक्त है कि हमें इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। वक्त गुजरने के बाद कहीं हमें पछताना ना पड़े कि काश हम किसी को तो सच बता देते। फिर उसने सारी बात हैदर को बता दी, लेकिन आदिल की पसंदीदगी और किडनैपिंग वाली बात छुपा ली। वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों नहीं बताई। इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी ज़रूरी ना समझा। वो सब तहम्मुल से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो कितना ज़ब्त कर रहा है। हैदर कोई हमारी बात को सीरियस नहीं लेता और भाई को बताकर हम खामखा परेशान करते, क्योंकि चाची जान के सामने उनकी एक ना चलती। सबा उदास हो गई। खैर, अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा और कुछ गलत तरीके से भी नहीं करूँगा, उसने यकीन दिलाया। वैसे तुम शक्ल से बेवकूफ़ तो नहीं लगते इतने। कब से सबा इस बात का जवाब देना चाह रही थी, अब मौका मिल गया। लेकिन आप तो शक्ल से ही बेवकूफ़ लगती हैं। वो ये बात कहकर रुका नहीं, भाग गया। सबा ने कुशन मारा, लेकिन वो जब तक कमरे से निकल चुका था, हया उसे देखकर देर तक हंसती रही। समुद्र की लहरें दीवार से टकरा कर वापस जा रही थी। लहरों के टकराने से कुछ पानी उछलकर दीवार से ऊपर तक जा रहा था। वो दोनों दीवार पर बैठे भीग रहे थे। यार, आखिर और कितना इंतजार करवाएगा? तेरी शादी के इंतजार में कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। जिब्रान ने सर्द आ भरी। फिक्र ना कर, जल्दी ही हो जाएगी। और तू खुद तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे 3-4 बच्चे हों। आदिल ने उसे छेड़ा। शादी होगी तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं होगी मेरी कैसे हो सकती है? उसने एक सर्द आ भरी। क्या मतलब? तेरी शादी से मेरी शादी का क्या ताल्लुक? वो हैरान हुआ। क्योंकि मुझे शादी करनी होती तो कब का कर चुका होता, बस इस वजह से नहीं कि तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ खुश देखेगा तो तू कहीं एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो जाए, बस यही सोचकर अब तक नहीं की। बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि मैं तुझे दूल्हा बना देखूं। जिब्रान ने मासूमियत से कहा। दोस्त ही रह, मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। आदिल हंसा। जिब्रान ने एक मुक्का उसके शाने पर दिया। पता है, बहुत से गाने भी सोच रखे हैं मैंने जो तेरी शादी पर गाने हैं। मेरा यार बना है दूल्हा, आज मेरे यार की शादी है। वो गाने लगा और आदिल उसे देखकर हंसता रहा। बस बस, यही बारात का नक्शा ना खींचो, वैसे भी दुल्हन नहीं है यहाँ। तो क्या हुआ, हुक्म करो, अभी उठाकर ले आऊं? जिब्रान खड़ा हुआ। ओए बैठ जा, मेरे अलावा कोई से हाथ भी नहीं लगा सकता। आदिल फौरन बोला। वो कौन सा तुझे हाथ लगाने देती है? जिब्रान मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। फजूल बकवास नहीं। आदिल संजीदा हो गया। वैसे मुझे यही बात तो अच्छी लगती है, वो लड़कों से इतना दूर रहती है जितना मैं चाहता हूँ। किसी की मेली निगाह तक उस पर नहीं पड़ सकती। उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न सिर्फ मेरे लिए होगा। जब ये सोचता हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो फिर क्या सोचा है आगे का? जिब्रान भी संजीदा हो गया। वो अकेले घर से बाहर नहीं निकलती, हैदर साथ होता है। बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। जिब्रान सोचते हुए बोला। तुम अब तुम अब भी जासूसी कर रहे हो? जिब्रान ने आंखों में हैरत लिए उसे देखा। नहीं पापा, मेरी वजह से परेशान रहने लगे हैं। सारा बिजनेस मैंने ही संभाला है और मैं ही इतना लापरवाह हो गया, इसीलिए इस काम पर मैंने किसी और को लगा दिया है। आदिल ने आखिरी बात आहिस्ता से कही। वाह मेरे भाई, क्या दिमाग चलता है तेरा इन कामों में। जिब्रान ने दांत देने वाले अंदाज में कहा और फिर दोनों हंसने लगे। मोहब्बत सिखाती थी ये सब कुछ। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ये सब करना पड़ेगा। आदिल ने संजीदगी से कहा तो जिब्रान ने गर्दन हिला दी। हया भाभी के साथ मैगजीन देख रही थी जब हैदर ने आकर पूछा। मुझे खाला के घर जाना है, कैसे जाऊं? ड्राइवर तो नहीं है, भाभी ने जवाब दिया। सबा को ले जाऊं साथ? ताईजान ने कहा। वो सबा जो किचन से जूस पीती आ रही थी वहीं रुके, फिर बेजारी से बुड़बुड़ाई। मुझे वाकई ड्राइवर बना दिया है इसने तो। हया को भी साथ ले जाओ, वो भी मिल लेगी, चाची जान ने कहा। नहीं, मेरा मूड नहीं। हया ने साफ इनकार कर दिया। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी चलोगी मेरे साथ? सबा ने उसे घूरा। चले, आप ही तैयार हो जाए, जब तक मैं अपनी भाभी के पास बैठ जाता हूँ। उसने बहुत प्यार से बोला और सारा भाभी के साथ बैठ गया। दोनों बेजारी से तैयार होकर नीचे आई। चलिए साहिब, सबा ने फर्माबरदारी से कहा, मुस्कुराता हुआ उठ गया। अभी मुझे पीछे नहीं बैठना अजीब लगता है, लड़का होकर पीछे बैठना, आप दोनों आगे। साहब, ये तो हमारी मजबूरी है ना, अब हमें ही अपना ड्राइवर समझ लो, खुद आराम से बैठे पीछे। सबा जिस मस्कीनियत से कह रही थी, हया को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गई। चलो ड्राइवर, हैदर ने भी हंसते हुए हुक्म दिया। जी साहब। सबा ने फिर फर्माबरदारी का मुजाहरा किया। वैसे तुम घर में फारिग रहती हो, ड्राइविंग शौक है तुम्हारा, तुम इसकी जॉब क्यों नहीं कर लेती? हया ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए बात मुकम्मल की। नहीं है ये मेरा शौक, वो धाड़ी। इस हैदर के बच्चे ने मेरा सारा शौक ख़त्म करके रख दिया। पूरा पूरा दिन इसे लेकर शहर की खाक छानो। हैदर को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया।
ड्राइवर ज़्यादा बात ना करो, सीधे देखकर गाड़ी चलाओ। हैदर को जब मौका मिलता वो शाबाश से सारे बदले ले लेता। अब तुम्हें ढंग से ड्राइविंग आती नहीं और ना तुम्हारी इस बहन को। मुझे पागल बनाया हुआ है दोनों बहन भाइयों ने। जब उसका मूड नहीं होता वो ड्राइविंग भी बुरी लगती इसे ड्राइविंग भी बुरी लगती थी। हया बाहर देखते हुए अपनी हंसी उससे छुपाती रही। चले साहिब, आपकी खाला का घर आ गया है। सबा ने खाला के घर के सामने गाड़ी रोकी। अरे आप दोनों कहाँ जा रही है? 1 घंटे बाद मुझे लेने आ जाइएगा। दोनों ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मामा को मैं समझा दूंगा, आप नहीं जाएंगी बस। वैसे तुम थोड़े होशियार हो, इतने भी बेवकूफ़ नहीं, सबा ने फिर छेड़ा। लेकिन आप पूरी बेवकूफ़ है, शक्ल से ही लगती हैं। वो ये कहकर फिर से भाग गया। वो तिल मिलाकर रह गई। हया जोर से हंसी। अब मैं 1 घंटे तक रोड पर खवार नहीं होंगी, कहीं चलकर बैठ जाते हैं। सबा ने मुंह बनाया। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। हैदर ने बहुत प्यार से सलाम किया। तुम तो कल आने वाले थे ना बेटा? मैंने खाने पर इतना एहतमाम किया था लेकिन मैं इंतज़ार ही करती रह गई। खाला शिकवा कुना लहजे में बोली। खालाजान बहुत देर हो गई थी, अब शरीफ लोग यूं किसी के घर नहीं जाते देर रात को। इसे कुछ याद आ गया। माशाल्लाह से मेरा बच्चा बड़ा हो गया। चलो मैं तुम्हें अहमद से मिलवाती हूँ। उसने अहमद को सलाम किया लेकिन दिल में लानत भेजी। दोनों में कुछ देर बातें हुई। खाला कमरे में आई और हैदर से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब शादी में शामिल होकर ही जाना। किसकी शादी? हैदर कुछ उलझा। अरे अपनी बहन की शादी। और किसकी? अहमद ठीक हो जाए फिर मैं आऊँगी शादी की तारीख लेने। भाई बहुत इंतज़ार कर लिया बहू का मैंने, वो मीठे लहजे में बोली लेकिन हैदर को हर लफ्ज़ कड़वा लगा। चले खाला मुझे इजाज़त दे। वो फ़ौरन ही खड़ा हो गया। अरे अभी कहाँ से खाना खाकर जाना? खाला ने उसे रोका। नहीं खालाजान, अभी फिर कभी, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। ठीक है अहमद भाई, चलता हूँ। अरे वहाँ कोई गोरी सेट की? मुझे तो लगा था साथ लेकर आओगे। अहमद ने जिस लहजे में कहा हैदर को उससे घिन आने लगी। यही बात तकी भाई ने की थी लेकिन बात तो सारी लहजे की होती है। मेरे वालिदैन ने ऐसी तरबियत नहीं की तो मेरे वालिदैन ने ऐसी तरबियत की होती तो मैं ले आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं और मैं किसी लड़की पर बुरी निगाह डालने वालों में से नहीं हूँ। हैदर ने बहुत कुछ जता दिया। वो घर से निकल आया और हया को कॉल की। आप ही जल्दी से आ जाएं। क्यों, सब खैरियत है ना? हया घबराई। जी सब ठीक है, मैं खाला के घर के बाहर खड़ा हूँ, आ जाए। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? तुमने तो 1 घंटे का कहा था, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। सबा ने परेशानी से उसे देखा। कुछ नहीं, बस घुटन हो रही थी मुझे वहाँ। वो फिर बुड़बुड़ाने लगा। हैदर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो दूसरों को शक होगा। हया ने उसे समझाया। जी ठीक है। अच्छा ड्राइवर, किसी अच्छी सी फूड स्ट्रीट ले चलो, कुछ ठंडा खाना है दिमाग ठंडा करने के लिए। हैदर ने जैसे इसे हुक्म दिया वो तिल मिलाकर रह गई। हया ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी। बानो आपा का फ़ोन आया था। अहमद की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। वो कह रही है कि अहमद मुकम्मल सेहतयाब हो जाए तो हैदर भी आया हुआ है, क्यों ना हम हया की शादी कर दें। चाची जान का कहना था कि खाना हया के हलक में ही अटक गया। भाभी ने जल्दी से उसे पानी दिया। हैदर ने बस एक नज़र उसे देखा। कोई ज़रूरत नहीं शादी की, हैदर ने संजीदगी से कहा। हया और सबा की सांसें रुकने लगी। सब खाना खाते हुए रुककर हैदर की तरफ मतवज्जा हो गए। क्यों ज़रूरत नहीं शादी की? सबसे पहले चाचा जान की तरफ से सवाल आया। हैदर ने हया को देखा। वो मिनमिनाई। मैं इतनी दूर से आया हूँ, क्या आप ही की शादी के लिए आया हूँ? इतने साल सबसे दूर रहा, अब आया हूँ जान से बढ़कर आप ही की शादी करके इन्हें अलविदा कर दूँ। उसके लहजे में दुख था। बेटा कौन सा वो दूसरे शहर जा रहे हैं? यही तो है, जब दिल चाहे मिल लेना उसे। चाची जान ने उसे समझाया। हरगिज़ नहीं, अगर आप लोगों ने ज़्यादा जिद की तो मैं वापस चला जाऊँगा, कभी भी वापस नहीं आऊँगा। वो कुर्सी धकेल कर खड़ा हुआ। हैदर ऐसे नहीं कहते। हया ने दिल थाम लिया। बेटा मुँह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालते, ताया जान ने उसे डांटा। बस मैंने कह दी ये शादी नहीं होगी, इतने अरसे बाद आया हूँ, कुछ वक्त गुजारने दे मुझे आप ही के साथ। वो बात खत्म करके ऊपर कमरे में चला गया। घर के बड़े जहाँ परेशान हुए हैं वहीं तकी भाई, सारा, भाभी, हया और सबा बहुत सब खुश हो गए। वक्त का पता ही नहीं चला, बहुत तेजी से गुजरने लगा। सारा सारा दिन हया, सबा और हैदर बाहर रहते, घूमते फिरते, कभी किसी रिश्तेदार के घर चले जाते, कभी पिकनिक पर। तकी भाई के साथ चले जाते। सारा भाभी तबीयत की वजह से घर में ही रहती थी। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। आदिल अहमद के ठीक होने का इंतजार करने लगा। उसे ठीक होते ही उसने अहमद की जासूसी शुरू करवा दी। उसके खिलाफ सबूत चाहिए थे जो हाथ ना आ सके। बानो खाला के बहुत ही इसरार पर चाची जान निकाह के लिए मान गई और जब घर के बड़े मान गए तो बाकी सबको सर झुकाने पड़े। अब कोई वजह ना थी इनकार की, क्योंकि शादी नहीं निकाह हो रहा था। निकाह के बाद हया ने रहना तो इसी घर में था। जहाँ निकाह की तैयारी शुरू हुई वहीं हैदर घर से गायब रहने लगा। सारा सारा दिन घर नहीं आता। सबने पूछने की कोशिश की लेकिन वो टाल देता। हया और सबा ने भी बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। निकाह का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था हया की परेशानी बढ़ रही थी। दोनों बहुत उदास थी। ज़्यादा वक्त अपने कमरे में रहती ताकि भाई को अल्लाह ने बेटे से नवाजा था। कुछ उदासी वो नन्हा दूर कर देता, लेकिन कब तक।
आदिल को निकाह की खबर हुई तो वो एक रात भी सुकून से सो ना सका। उसके दिमाग में जो चल रहा था वो अलग, लेकिन प्लान कामयाब ना हुआ तो ये सोच के उसकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता। सबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है। हया घबराई। कल निकाह है तुम्हारा, शायद इसलिए दिल घबरा रहा है और कुछ नहीं। सबा ने अफ़सोस से कहा। क्या किस्मत में यही लिखा है? मुझे लगा मेरे अल्लाह ने मुझे उस अहमर से बचा लिया, लेकिन नहीं, किस्मत में तो मेरे भाई का आना लिखा था, उसके सामने मेरा निकाह होना लिखा था। हैदर ने कहा था वो मुझे मुश्किलों से निकाल लेगा, फिर कहाँ है वो? हया आंसू साफ़ करते हुए बोली। मैं यहाँ हूँ आपी। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। सबा ने हिजाब लिया और उसे अंदर आने का कहा। तुम्हारी बचपन वाली आदत गई नहीं? दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे। सबा खफकी से बोली। चले अबाया पहने जल्दी। हैदर ने सबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा। दोनों ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्या तुम हया को भगा रहे हो? सबा ने नासमझी से उसे देखा। उफ, आप शक्ल से नहीं अकल से भी बेवकूफ़ है। हैदर चिढ़ गया। सबा तिल मिलाई। दोनों अबाया पहनकर खामोशी से नीचे आई। दोनों अबाया पहनकर खामोशी से नीचे, हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऐसे से कहकर पलटा। हम? हया और सबा ने एक वक्त ही कहा। सबको जगाने का इरादा है, खामोशी से आ जाइए जल्दी, वो कहकर चला गया। दोनों नीचे पहुंची तो हैदर ने जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा। खुद भी बैठ गए। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हैदर, इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं? हया उलझ सी गई। भाइयों के होते हुए डरने की क्या जरूरत है बहनों को? तकी भाई ने पीछे देखा। भाई? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। चले भाई, इससे पहले कि कोई देख ले। हैदर जल्दी से बोलो। गाड़ी सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। हया और सबा कुछ भी समझने से कासी थे कि रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। बस सुनसान सड़क को देखकर खौफजदा होती रही। लो भाई, पहुंच गए। तकी भाई ने जैसे इन्हें होश दिलाया। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने से क्या नजर आता? गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने समुद्र था। इस वक्त यहाँ क्यों? सबा ने नासमझी से तकी भाई को देखा। क्योंकि हैदर की फरमाइश थी यहाँ आने की। उन्होंने हैदर को देखा जो मुस्कुरा रहा था और हया का हाथ पकड़कर आगे समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। हैदर, हम घर से इस वक्त छुप कर आए हैं, किसी को पता चला हम गायब है तो कहराम मिट जाएगा। हया सच में बहुत डरी हुई थी। कम ऑन आपी, हमने भाभी को बता दिया। जैसे पहले आप लोगों की शर्तों पर पर्दा डाला, उन्होंने इस बार भी संभालने की। वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में। हैदर दूर समुद्र की लहरों को देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हया को करीब ले जा रहा था। तकी भाई, हैदर को रात के इस वक्त क्या सोची यहाँ आने की? सबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हैदर के दिमाग में क्या चल रहा है। बस उसने जिद की कि इसे यहाँ इस वक्त आना है। मुझे सोने नहीं दे रहा था, कमरे में धरना दिए बैठे थे, इसलिए आना पड़ा। हया परेशान है, शायद इसी कुछ वक्त के लिए उसकी परेशानी दूर करना चाहता है, इसलिए यहाँ लेकर आ गया। तकी भाई ने कुछ सोचते हुए कहा। हम सबा इन्हें दूर होता हुआ देख रही थी। आप ही इन लहरों को देख रही हैं? एक दिन मैं एक दिन मैंने इन्हीं लहरों के सामने आपसे कहा था कि मैं आपकी ज़िंदगी की मुश्किलों से भी निकाल लूँगा, तो आप क्यों परेशान होती हैं? मुझ पर भरोसा नहीं आपको? कल मेरा निकाह है, मैं अब और क्या सोच सकती हूँ? हया टूटे लहजे में बोली। नहीं होगा निकाह। जब मैंने कह दिया तो कह दिया। अपनी आप ही को कि उस शख्स के हाथों नहीं सौंपूँगा जो कदर भी ना कर सके। हैदर यकीन से बोला। क्या मतलब? तुम क्या करोगे? बोलो हैदर, क्या करने वाला हो? मैंने कहा था कुछ गलत ना करना। हया ये सुनकर शिस्ती रह गई। आप ही बिलीव में, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, इतना तो भरोसा रखें मुझ पर और उस ज़ात पर। मैं जितनी मोहब्बत आपसे करता हूँ, आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो तो आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, फिर वो किसी तकलीफ़ में कैसे देख सकता है? है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। आप ही, आप दुआ करती हैं ना, तो उसके कबूल होने पर भी यकीन रखें। सिर्फ़ दुआ माँगने से तो कुछ नहीं होता, जब तक उसके कबूल होने का यकीन ना हो। अल्लाह पर तवक्कल करो, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। हम इस मुश्किल से निकल आएँगे। वो अपने महबूब बंदों को कभी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। हैदर ने बहुत यकीन और मोहब्बत से कहा। है उसकी बातें सुनकर बहुत हल्का महसूस करने लगी। उसने पीछे देखा जहाँ तकी भाई और सबा दूर खड़ी नहीं देख रहे थे। हया ने इन्हें अपने पास आने का इशारा किया तो दोनों इसके पास जाने लगे। रात के उस पहर हया की आंख खुली तो मोबाइल उठाकर देखा। फिर तहज्जुद के लिए उठ गई, साथ ही सबा को भी जगा दिया। तहज्जुद अदा करने के बाद वो फिर सजदे में चली गई। सबा तहज्जुद के बाद बेड पर जा बैठी उसे देखने लगी। मेरे अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार, दुआ को कबूल करने वाले रब, मुझे यकीन है अपनी हर मांगी हुई दुआ पर कि वो ज़रूर कबूल होगी। तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मैं तेरी बंदी, तुझसे तेरा करम मांगती हूँ। मुझ पर करम कर, मुझे ऐसे इंसान के हवाले ना कर जो मेरी इज्जत करना भी नहीं चाहता। बहुत मुश्किल है, बहुत। उसके अल्फाज टूटने लगे। अपना वजूद किसी ऐसे शख्स के हवाले कर देना जो इज्जत करना भी नहीं जानता। वो तड़प कर रोने लगी। मुझे इस आजमाइश में ना डाल। मैं इतनी मजबूत नहीं। मेरी तकलीफ़ को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे लिए अच्छा क्या है। आपका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आपने मुझे बहुत नवाज़ा, मुझे मुश्किलों से बचाया, गिरने से पहले थाम लिया। इस बार भी थाम लेना मुझे गिरने से, मुझे शर से महफूज़ रख, अपनी पनाह में ले ले या रब। मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। फ़जर की अज़ान उसके कानों में पड़ी तो वह सजदे से उठ गई, आंसू साफ़ किए, फ़जर की नमाज़ अदा करके सोने लेट गई। सबा सब देखती रही, उसकी खामोश दुआ को महसूस करती रही। उसकी आँखें भी नम थी। इसने दिल से दुआ की हया की बेहतरी के लिए। असर की नमाज के बाद सबा हया ने पार्लर जाना था। आज भी हैदर घर से गायब था। तकी भाई दूसरे कामों में मसरूफ थे तो दोनों को ड्राइवर के साथ जाना पड़ा। वो अकेले ही जाना चाहती थी लेकिन चचेजा ने सख्ती से मना किया, आज अकेले भाई जाने से। हया गाड़ी में बैठी खामोश दुआ में मसरूफ थी। ए मेरे रब, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तू मुझे मायूस ना करना।
जैसे पहले कोई मौज़ा हुआ इस बार भी दिखा दे, लेकिन इस बार अहमद मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। म मेरा नाम कभी उसके साथ ना लिया जाए। मेरा मुझ पर अपना ख़ास करम फरमा, मेरे यकीन को टूटने ना देना। कुछ मोती उसकी आँखों से टूटे और नकाब में जज़्ब हो गए। हया तुम ठीक हो? सवा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। हाँ, ठीक हूँ मैं, उसने गहरी साँस ली। परेशान ना होना, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, हमें नहीं पता किसमें हमारी बेहतरी है। सवा की बात मुकम्मल भी ना हुई कि गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ? ध्यान से चलाओ, गाड़ी क्यों रोक दी? सवा ने ड्राइवर से पूछा। इतने में सामने गाड़ी से कुछ लोग निकले, चेहरे पर मास्क थे। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक ने हया को गाड़ी से बाहर निकाला। "छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? हाथ ना लगाओ मुझे।" वो जहाँ सहम से कही वहीं किसी के छूने पर गुस्से में आ गई। इतने में ड्राइवर गाड़ी से निकला, इसे दूसरे लड़के ने सँभाल लिया। "खामोशी से हमारे साथ चलो, वरना इस लड़की को ज़िंदा नहीं देख सकोगी।" उस लड़के ने सामने इशारा किया, जहाँ दूसरा लड़का सबा पर पिस्तौल ताने खड़ा था और सबा की हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बस फटी आँखों से हया को देख रही थी। "कहाँ ले जा रहे हो? क्या किया है मैंने? छोड़ो मुझे।" वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी, लेकिन वो शख्स इसे घसीटता हुआ गाड़ी तक ले गए, उसे गाड़ी में बिठाया और चले गए। सब सकते के आलम में गाड़ी को देखती रह गई। मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। हैदर, हैदर कहाँ हो तुम? उसने हैदर को पुकारा और रोने लगी। खामोशी से बैठी रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आगे बैठे शख्स ने पीछे मुड़कर उसे गुस्से से कहा। वो सहम कर खामोश हो गई, घुटी-घुटी आवाज़ में रोती रही। गाड़ी शहर से दूर निकल आई। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकी। उसे गाड़ी से निकाल कर सामने एक फार्म हाउस था। वो लोग हया को ज़बरदस्ती वहाँ ले गए। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही कि इसे कमरे में छोड़ो और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो रोती रही कि दरवाज़ा पीटती रही, किसी ने उसकी एक ना सुनी। हैदर मेरे भाई, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी बहन मुश्किल में है, मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया तुमने? या अल्लाह, ये मैं कहाँ फँस गई? ये सब नहीं चाहा था मैंने, मुझे बस यहाँ से निकाल दे। या अल्लाह, मुझे रुसवाई से बचा ले। वो अंजाम सोच कर ही काँप उठी। सबा रोते हुए घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले सामना तकी भाई से हुआ। वो जल्दी से उसके पास पहुँचे। क्या हुआ सबा, क्यों रो रही हो? तुम तो हया के साथ थी। हया कहाँ है हया? इस वक़्त घर में हैदर दाखिल होता हुआ सबा को रोता देखकर उसकी तरफ लपका। क्या हुआ सबा? आप ही कुछ तो बोले, मेरी आप ही तो ठीक है ना? हैदर का दिल ज़ोर से धड़का, लेकिन सबा सिर्फ़ रो रही थी, उसके अल्फ़ाज़ उसका साथ नहीं दे रहे थे। सब घर वाले जमा हो चुके थे। हैदर ने सबा को झंझोड़ा। कुछ तो कहें, आपकी खामोशी कहीं मेरी जान ना ले ले। सबा उसके कदमों में बैठ गई, फूट-फूट कर रो दी। तकी भाई ड्राइवर को देखने भागे। क्या हुआ बोलो, कहाँ है मेरी बहन? तुम लेकर गए थे, बताओ क्या हुआ? तकी भाई का लहज़ा गुस्से से भरा हुआ था। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। उसने हाथ जोड़े। बताओ साफ-साफ क्या हुआ? तकी भाई की आँखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ड्राइवर ने सब कुछ बता दिया। हैदर पीछे खड़ा सब सकते में सुन रहा था। जैसे ही उसे होश आया वो भागने लगा, लेकिन तकी भाई ने उसे बाजू से दबोच लिया। छोड़ो मुझे, मैं अपनी आपी के पास जा रहा हूँ, जाने दे मुझे। वो एकदम ही इश्तिहाल में आ गया। संभाला खुद को। और अब तक वो बहुत दूर जा चुके होंगे, कहाँ ढूँढोगे? दुनिया के आखिरी कोने में जाना पड़ेगा तो जाऊँगा। उसने आँखों से आँसू साफ किए और उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। हैदर, होश में हो चाचा जान, बाबा सँभाले इसे, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं भी जाऊँगा साथ, हैदर जल्दी से बोला। नहीं, तुम घर में रुको, तकी भाई सख्ती से बोले। भाई, वो मेरी भी बहन है। इसने जिस दर्द से कहा, तकी भाई से साथ चलने से फिर मना नहीं किया। भाभी सबा को ऊपर कमरे में ले आई। ये लो पानी पियो। उसने एक घूंट पीकर गिलास रख दिया। एक बार फिर आंसुओं का सिलसिला शुरू हो गया। सबा, संभालो खुद को, मुझे बताओ क्या हुआ, कौन लोग थे? भाभी ने बहुत नरमी से पूछा। भाभी, रोते हुए उसने गहरी सांस ली। उसने मेरे सर पर पिस्तौल रखी। भाभी का हैरत से मुंह खुल गया और हया को कहा कि खामोशी से साथ चलो, वरना इसे मार देंगे। वो हिचकियों से रोने लगी। भाभी, अगर इसे कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो भाभी से लगकर ज़ारों की तरह रोने लगी। दरवाज़े पर चाची और ताईजान खड़ी सब सुन रही थी। चची जान ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। ताईजान बमुश्किल उन्हें सहारा देकर कमरे तक ले आई। हादिया, तुम हिम्मत हार जाओगी तो हैदर को कौन सँभालेगा? भाभी, क्या करूँ, चैन नहीं मिल रहा। मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। कौन लोग थे, क्या चाहते थे? चची जान रोने लगी। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, फिर ये सब क्या हो गया? ताईजान दुःख से बोली। कहाँ है हया? अहमद हलक के बल चिल्लाता हुआ घर में घुसा। उसकी आवाज़ सुनकर सब कमरों से निकल आए। भाग गई ना अपने आशिक के साथ? ज़ुबान सँभाल कर बात करो, मेरी बेटी के बारे में घटिया ज़ुबान इस्तेमाल मत करो। चचा जान गुस्से से बोले। घटिया तो आपकी बेटी निकली, हम सब के मुँह पर कालक मल कर चली गई। मेरा ना सही अपने बाप की इज़्ज़त का तो कुछ ख़्याल किया होता, मुझे तो ख़ानदान में किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। इतना ही इश्क था तो इनकार कर देती इस निगाह से, यूँ इज़्ज़त उछाल कर जाने की क्या ज़रूरत थी? अहमद, खबरदार, जो मेरी बहन के बारे में अपनी गंदी ज़ुबान से एक लफ्ज़ और निकाला तो किसी के किरदार पर उँगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झाँको कि खुद कितने पारसा हो। सबा गुस्से से धाड़ी। तुम तो उसकी रास्ता हो ना, तुम्हें तो पता होगा कहाँ गई है। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूँगा उसे। मेरी इज़्ज़त उछाली है उसने, देखना क्या करता हूँ उसके साथ। अहमद जैसे होश खो बैठा था। बकवास बंद करो, अपनी ताया-जान भी चुप ना रह सके। जो इज़्ज़त की बात कर रहा है उसकी अपनी कोई इज़्ज़तें नहीं, निकल जाओ इस घर से, दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। सबा ने हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाया।
जाते हो या चौकीदार को बुलाना पड़ेगा? भाभी ने गुस्से से चौकीदार को आवाज़ लगाई तो वो पैर पटकता हुआ चला गया। सबा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। चाचा जान वहीं बैठ गए। सदमे से उनका उनका हाल भी कुछ ठीक नहीं था। भाईजान अकेले क्या करेंगे वो लोग मेरी बच्ची के साथ? मेरा दिल गम से कहीं फट ही ना जाए। चाचा जान की आँखें आँसू से भर गई। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी ज़ात पर भरोसा रखो, वो हमारी बेटी की हिफ़ाज़त करेगा। ताया जान की आँखें भी नम हो गई। सारा भाभी ने तकी भाई को कॉल की तो पता चला कि वो खुद हैदर की ज़िद पर हया को तलाश कर रहे हैं। कहाँ छुपा रखा है हया को? अहमद ज़बरदस्ती आदिल के घर घुस आया। ये क्या बदतमीज़ी, कौन हो तुम? आदिल के पापा परेशान हो गए। बुलाओ अपने बेटे को, उसने कहाँ छुपाया है हया को? क्या कहना चाह रहे हो साफ लफ्ज़ों में कहो। शाइस्ता बेगम को उसकी बात करने का अंदाज़ ज़रा अच्छा ना लगा। आज मेरा निकाह था हया के साथ, लेकिन कुछ लोग उठाकर ले गए और वो आदिल के सिवा कौन हो सकता है? वो गुस्से से धड़ा। खबरदार जो मेरे बेटे पर कोई इल्ज़ाम लगाया तो। जब से इसे मालूम हुआ है कि हया की मंगनी हो चुकी है, वो तो कभी उसने हया का ज़िक्र तक ना किया और वैसे भी आदिल 2 दिन से शहर से बाहर गया हुआ है। इसे तो खबर भी नहीं कि आज तुम दोनों का निकाह है। वहाज साहब ने दुरुस्त लहजे में कहा। तो अहमद कुछ उलझा और वहाँ से चला गया।